Hakikachu, being a little naughty Pikachu he is, he created a thumbnail with me mid-sentence, like so it's like this, and he put that as a thumbnail. I mean, how childish is this? Like, so it's like this, and he put that as a thumbnail. I mean, how childish is this? I mean, don't embarrass yourself in front of me. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? वालेकुम रब इश्रह ली अस्सलाम। सदरी। और खैरियत है आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं अबाउट दीन एंड जी अल्लाह इस्लाम का भाई, शुक्र कैसे है। हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह गुड, का शुक्र है। थैंक यू, थैंक यू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज बड़े ही ख़ास प्रोग्राम है, ख़ासम ख़ास, और आज हमारे साथ एक बड़े ही प्यारे गेस्ट भी मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम जो है इस वक्त लाइव 3 चैनल्स के ऊपर देखा जा रहा है। माशाल्लाह ये पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, बैक वक्त इंडिया में भी देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ दुनिया के दीगर कई ममालिक में इंशाल्लाह ये लाइव आप लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग मुझसे वाकिफ़ होंगे और कुछ लोग अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई से वाकिफ़ होंगे, जिनको इन शॉर्ट हम अबू ज़र भाई कहेंगे फॉर द ईजीनेस ऑफ मी, कि मैं आसानी से उनको मुखातिब कर सकूं। तो कई लोग अबू ज़र भाई को जानते हैं, मुझे नहीं जानते, और कई लोग मुझे जानते होंगे जो अबू ज़र भाई को नहीं जानते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने अपने लोगों से। ये प्रोग्राम क्यों ख़ास होने वाला है, इसका अभी आगे आके आपको पता चलेगा। मगर हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है और इसमें आप लोगों को क्या पता चलने वाला है, ये भी हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे। अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई, वेलकम सर, और आप खैरियत से होंगे दोबारा वंस अगेन। आपका माइक म्यूट। वालेकुम अस्सलाम सर। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों लाइव बैठे हैं। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। आपकी तरफ से आवाज़ चूंकि इको हो रही है और मेरे लिए वही चीज़ थोड़ी सी है, मगर कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट करते हैं, इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगी चीज़। अच्छा नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो क्यों ख़ास है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो इसलिए ख़ास है कि ईमान और इल्हाद की जो एक जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, पहले ये दबे लफ्ज़ों में थी, छुप छुपा कर थी, खुफिया थी, साइलेंट मोड में थी। अब ये लफ्ज़ी गोलाबारी जो है ये सोशल मीडिया का रुख इख्तियार कर चुकी है, और इस पर नित नए आए दिन सवालात और इश्कालात उठाए जाते हैं जो कि घिसे पिटे हैं, मगर उनको शुगर कोट करके, उनका वाटर मार्क हटाकर, अपना लोगो लगाकर इस तरीके से पेश किया जाता है कि गोया वो उन मुल्हिदीन की तहकीक है। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि वो मुल्हिदीन फिर गोरे की बोली नहीं बोल रहे, बल्कि हमारी हिंदी और उर्दू बोल रहे हैं। ऐसी सूरत में ज़रूरत इस चीज़ की थी, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, कि वो लोग जो इल्हाद पर काम करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, और माशाल्लाह तहकीक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उनके ही इंस्ट्रूमेंट को और उनके ही हथियार को, वेपन को, यानी साइंस को, फिलॉसफी को और लॉजिक को, रैशनैलिटी को, और एविडेंस बेस जो वो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं कि वो एविडेंस पर और फ्री थिंकिंग पर बेस करते हैं, उस पर्दे को चाक कर रहे हैं, उस नकाब को उतार रहे हैं और उनको एक्सपोज कर रहे हैं, और उर्दू और हिंदी में कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा असेंबल होने की जरूरत है कि वो लोग जॉइंट प्रोग्राम्स करें, एक जॉइंट एक्शन करें एथिज्म को रिफ्यूट करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। इसी सूरत को और इसी जरूरत को सामने रखते हुए अबाउट दीन एंड इस्लाम और आवाज़ हक और ज़ैतून एफएम टीम, जो आप लोग हमें सब सुन रहे हैं, हम लोगों ने एक कोलैब किया और हमने सोचा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसी कई स्ट्रीम्स, इंफॉर्मेटिव स्ट्रीम्स होने वाली हैं जिसमें साइंस, इल्हाद और ईमान और इस्लाम और उन पर किए जाने वाले एतराज़ात और सवालात, अलगर्ज इससे मुतल्लिक़ जितने मौज़ूआत हैं उन सब के ऊपर बात की जाएगी। इस सूरत में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन के लिए जो ज़ैतून एफएम पर हमें सुनते रहे हैं और आवाज़ हक पर सुनते हैं, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अबू ज़र भाई का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस उनको करवा दूँ। वो कि माशाल्लाह जो लोग हारिस सुल्तान को, गालिब कमाल को और इन जैसे
मुल्हिदों को सुनते हैं वो लोग अबू ज़र भाई से इंशाल्लाह वाकिफ होंगे, और जो नहीं हैं वो आज हो जाएंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं इनका चैनल जो है वो विजिट करवाना चाहता हूं। इनका चैनल है अबाउट दीन एंड इस्लाम, जिसको आप यूट्यूब पर इस वक्त देख रहे हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ये चैनल दोस्तों इंतहाई इंफॉर्मेशन से फुल है और बड़ी मेहनत से और क्रेजी के साथ इसके ऊपर काम किया गया है। मैं इस चैनल को क्यों आपको दिखा रहा हूं, उसकी वजह यह है कि जब हमारे मुसलमान दोस्त, चाहे वो हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में हैं, जब वो हारिस सुल्तान को, गालिब कमाल को या इन जैसे मुल्हिदीन को बाय नेम आज मैं मेंशन कर रहा हूं, कि इन लोगों को जब सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बड़े कंफ्यूज और बड़े नर्वस होते हैं। वो कहते हैं यार हमारे मुसलमान जो है ना इस पर बात नहीं कर रहे, सुनने को नहीं मिल रहा, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ऊपर बड़े फजूल से टॉपिक्स चल रहे हैं, इन पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये चैनल है जिस चैनल को विजिट करने की जरूरत है, ये आपके सामने। तो आप अबाउट दीन एंड इस्लाम देखें विद साइंस, और इस पर कोई सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें न सिर्फ ये कि हारिस सुल्तान और गालिब कमाल, बल्कि जो इंग्लिश बोलने वाले एथिस्ट हैं, इवन क्रिश्चियंस, डेविड वुड जैसा बदबख्त और गुस्ताख, उसको भी इन लोगों ने एक्सपोज किया है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मुझे ये अदबी लैंग्वेज के अंदर से यही नाम मिले जो मैं देख सकता था। तो आपको इस वक्त ये चैनल नजर आ रहा है, मैं सिर्फ एक गो थ्रू करवा देता हूँ। वैसे आमिर भाई जी ये जो लोग जी हैं जी, ये रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह के यस, अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले हैं कि अगर इन लोगों को ये बेशक, वर्डिंग्स बोली जाएं तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बहुत सारे मुसलमान जो जाके इनको थोड़ा सा बोलते हैं इनके स्ट्रीम्स पर, गालिब कमाल और हारिस सुल्तान जैसे लोगों के स्ट्रीम पर, तो वो लोग इन लोगों को भगा देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये खुद थोड़ा सा यस, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सॉरी टू बिल्कुल ऐसे इंटरप्ट यू, मैंने ना 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 ना, ये बिल्कुल बात आपने, जरूरी समझी ऑडियंस को बताना, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल बताया। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा है अबू जर भाई। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी नॉर्मल मुसलमान होगा, बल्कि इंसान होगा जो जज्बात रखता है, जो इमोशंस रखता है, जो रिश्ते रखता है, अगर उसको इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो बड़ी अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ सकता है कि जब हम दीन इस्लाम से जो मोहब्बत रखते हैं, हम पाका आकाए नामदार खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखते हैं, हम अपने कुरान से जो मोहब्बत रखते हैं, अपने सिस्टम से जो मोहब्बत रखते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज से जो मोहब्बत रखते हैं, तो उसको कोई भी अगर कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो यकीनन हम लोग जज्बाती होंगे, दैट्स नेचुरल। और अगर हम नहीं होंगे तो हमें दूसरे लफ्जों के अंदर ये कहा जाएगा कि ये शायद इसमें कोई गैरत नहीं है या इसमें कोई हमीयत नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। इन्होंने अबू जर भाई ने, नाजरीन, बड़े शानदार तरीके से एथिज्म के उस पहलू को जो वो आम तौर पर अपने सहारे के तौर पर इस्तेमाल करता था, मसलन साइंस उनका हथियार था, वो एवोल्यूशन की बात करते थे, वो कॉस्मोलॉजी की बात करते थे, एस्ट्रोफिजिक्स की बात होती है, फिजिक्स की, और फिर इस तरीके से वो मुख्तलिफ साइंस के हीले और हरबे इस्तेमाल करते हैं, उसको डिबंक किया है माशाल्लाह इस यंग चैम्प ने। और मैं अभी आपके सामने एक वीडियो पेश भी करूंगा इनकी, और फिर बड़े तरीके से माशाल्लाह इन्होंने इन चीज़ों को सामने रखा है। और मैं देखता हूँ माशाल्लाह जब इनकी वीडियोस, तो इनका जो विजन है एथिज्म के हवाले से सोशल मीडिया पर, इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आप लोग ज़रूर इनके चैनल को विजिट करें। ये इनका तारुफ था कि माशाल्लाह ये यंग चैम्प एनर्जेटिक इस हवाले से काम कर रहे हैं, और आप लोगों को इस चीज़ की बड़ी आप ये समझें कि आप लोगों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए मुस्लिम कि आप इन चैनल्स को विजिट करें, और उन लोगों तक जो इन जैसे मुल्हिदीन को सुनते हैं और उनकी बोंगियों से तंग आए हुए हैं, उन लोगों को ये लिंक्स जो हैं उनको फॉरवर्ड करें। आने वाले अभी टाइम के अंदर आपके सामने बहुत सी चीज़ें पेश करने लगे हैं। मैं काफ़ी कुछ बोल चुका। ये एक चूँकि एक इंट्रोडक्टरी और एक आप ये समझें कि एक पहली हमारी सिटिंग थी, गैदरिंग थी, जॉइंट हमारा ये सेशन था, तो इसलिए थोड़ा-सा इंट्रो बैकग्राउंड देना बड़ा ज़रूरी था, जो मैंने दे दिया। नेक्स्ट जब हम स्ट्रीम्स करेंगे तो इंशाल्लाह स्ट्रेट टू द टॉपिक होगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। अबू ज़र भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कह सकते हैं इब्तिदाई तौर पर। ये मेरा इब्तिदाइया था और मैं चाहता था कि मैं अपने नाज़रीन से आपका तारुफ़ करवाऊँ। और अबू ज़र भाई नाज़रीन इंडिया से हैं, और माशाल्लाह आप सुनेंगे इनको और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं और क्या करते हैं माशाल्लाह। ज़ुल्म ढाते हैं ये मुल्हिदीन पर। जी अबू ज़र भाई, ओवर टू यू। जी, थैंक यू फॉर दिस जेनरस, वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन, जो कि मैं कुछ भी नहीं है, सच्ची में वर्क है ये, बड़ा नॉर्मल सा वर्क है जो कि इंटरनेट पर चारों तरफ अवेलेबल है। लेकिन
सारे ये जो आर्ग्यूमेंट्स ये मुल्हिद प्रेजेंट्स करते हैं अपनी बुक में, वीडियोस में, ये सब इतने अनसाइंटिफिक होते हैं और इनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनको डिबंक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। आपको बस 2-4 ट्रस्टेड सोर्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्रॉपर रिसर्च के साथ वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ट्रस्टेड सोर्स पे जा सकते हैं, इन लोगों की स्टडी, आप वहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं वो बतेरी स्टडीज पब्लिश करते हैं, जो ये एवोल्यूशन के हवाले से बोलते हैं, जो ये लोग वेस्टिजियल रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के हवाले से बोलते हैं, वो सब चीजें साइंटिस्ट एकेडेमिया में और रिसर्च पेपर्स में डिस्कस होती हैं, लेकिन ये उस तरीके से बिल्कुल डिस्कस नहीं होती जिस तरीके से ये लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। ये लोग तो अपना एक प्रोपागेंडा बना करके उन चीजों को प्रेजेंट करते हैं, जिससे लगता है कि वाओ यार, ये तो कंप्लीटली एक तो ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं जैसे बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ हुआ होगा। लेकिन जब वो चीजें साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं तो वहां पे कहानी कुछ और चल रही होती है। अभी इंशाल्लाह मैं इन लोगों की बोंगिया में दिखाऊंगा, मैंने कुछ इकट्ठा करी हैं और इनकी हारिस सुल्तान की, ये पर्सन, मैं इसको जो हूँ ब्रेन डेड ज़ॉम्बी कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों के दिमाग के टावर्स जो हैं वो अब सही नहीं रहे। किसी ने बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर बनाई है, बड़ी फनी है। तो मैं उससे पहले आमिर भाई का तारुफ आप लोगों से कराना चाहता हूँ। जाहिर बात है ये स्ट्रीम जो है वो मेरे चैनल पे भी चल रही होगी। तो आमिर भाई जो हैं वो बहुत ही हम्बल पर्सन है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई आपसे बात करके आमिर भाई। और इनका चैनल है आवाज़े हक नाम का यूट्यूब चैनल है। आप लोग जाइए और बिल्कुल बिना किसी सोच के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी एक स्ट्रीम देखी थी, मैं ज़्यादा वीडियोस इनकी नहीं देख पाया हूँ। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि देखूं। ये स्ट्रीम जो थी वो थी सजदे वाली हदीस पर, जो आप लोग मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं, जो मेरे चैनल के ऑडियंस हैं, कि सूरज जो है वो अल्लाह मियाँ को सजदा करता है थ्रोन के नीचे। तो उस हदीस पर आमिर भाई ने स्ट्रीम करी थी, वो बहुत ही लाजवाब स्ट्रीम थी और मेरी भी काफ़ी हेल्प हुई इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो आप जा करके इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं जो हूँ इन लोगों की बोंगियों पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है आमिर भाई, मैं तो क्योंकि तो बहुत मैं कम तरस रहा हूँ, स्ट्रीम करता मैं हूँ तो तो मैं वेट कर रहा हूँ सर मैं इनकी बोंगियां सुनने के लिए, एंड आई नो यू डिड वेरी वेल, माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ बहुत ही कम इस तरह की लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हकला भी रहूँगा। ज़ाहिर बात है आप लोगों को दिख रही होगी कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरह से बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसके बाद सब चीज़ को बोलता हूँ। कभी-कभार स्क्रिप्ट के बिना भी काम हो जाता है, जब इनकी बोंगियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। तो मैं तो जब क्या कहते हैं, मैं इस तरीके से बोलते में मिस्टेक करूँगा, ज़ाहिर बात है इस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। आमिर भाई तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनकी स्पीच है। तो मैं मिस्टेक करने वाला हूँ, तो मेरी उन गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी, वो क्लिप तो दोबारा चलानी चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी जरूर। Hakikachu, being a little naughty Pikachu he is, he created a thumbnail with me mid sentence, like so it's like this, and he put that as a thumbnail. I mean, how childish is this? Like so it's like this, and he put that as a thumbnail. I mean, how childish is this? I mean, don't embarrass yourself in front of me. ये इनका बेसिक सा तारुफ था हारिस सुल्तान का। ये अपने स्ट्रीम में जब बैठता है ना शख्स, तो इसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, और अपनी कही बातों से इतना कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 70 to 80 वीडियोस पड़ी हैं और जिनमें से ज्यादातर एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके कॉन्ट्रडिक्शन पर है। जो इसने पहले बात कही वो उसकी अगली बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो ये शख्स जो है जब वो बैठता है इस्लाम और कुरान पर एतराज करने, तो इसको खुद नहीं पता चलता कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ अपनी स्ट्रीम में। जाहिर बात है आप हफ्ते में 2-2 3-3 स्ट्रीम कर रहे हो और आपके पास कंटेंट कुछ नहीं होता, तो आप यही एक नॉर्मल इंसान जिसको पैसे कमाने से मकसद है, कुछ लोग पेट्रियन पे जो इस्लामोफोब्स हैं वो बंध चुके हैं, वो हर महीने इनको अपनी सैलरी समझ करके, इनकी सैलरी समझ करके इनको पे कर देते हैं। तो वो लोग ये नहीं देखते कि ये शख्स क्या बोल रहा है, बस इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा है, तो इट मीन्स के कुछ भी हो इस्लाम के अगेंस्ट इनको कुछ ना कुछ सुनना है। आप किसी भी ऐसे चैनल पे चले जाओ, इस्लामोफोब चैनल पर, आपको वहां पे कंटेंट नहीं मिलेगा। वो लोग
ना तो अपनी वीडियो एडिट करने में इतना समय देते हैं और ना ही कोई इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट को, ना ही उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी लोग उनको सुनते हैं। उसकी वजह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। जाहिर बात है, मैं तो इसको एक मिरेकल समझता हूँ, क्योंकि इन लोगों को कोई कंटेंट नहीं होता और उसके बावजूद भी लोग इनको सुनते हैं। तो उनमें से ही मैंने कुछ बोंगियां सिलेक्ट करी हैं हारिस सुल्तान की बुक में से। तो इंशाल्लाह मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्लेम हारिस सुल्तान ने किया अपनी बुक में, जो मैंने पहली बार इसकी बुक ओपन करी, मैंने कल या 2-3 दिन पहले इसकी सबसे पहली बार बुक ओपन करी। तो पहला, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपको कोई पहली बार इंप्रेस नहीं कर पाता ना, तो फिर आप उसको कितने भी कोशिश कर लो, आप उसकी बुक ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैंने इसके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स पढ़े और इसके अंदर इंतहाई मतलब इतनी गलतियां और इतनी बोंगियां थी। ना तो इसका ताल्लुक साइंस से था, जो कि आपको इनके अकॉर्डिंग सच देती है, जो कि बिल्कुल सच नहीं देती। साइंस का ताल्लुक सच से नहीं है। साइंस जो है वो हमेशा एक एवर इवॉल्विंग स्टडी है, जो कि आपको हर दौर में अलग अलग चीजें बताती आ रही है। आप 100 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लो, 100 साल पहले साइंस कुछ और थी और आज आप देखोगे और आज कुछ और है, और आज से 100 साल बाद साइंटिस्ट कुछ और कहेंगे। साइंस हमेशा चेंज होती आ रही है, लेकिन ये लोग साइंस को हथियार बनाकर कुरान पर, इस्लाम पर एतराज करते हैं, जैसे कि साइंस एब्सोल्यूट ट्रुथ देती है। जबकि साइंटिस्ट इस बात से खुद एग्री करते हैं कि साइंस इज नॉट अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस एब्सोल्यूट ट्रुथ के साइंस हमको एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं देती। तो जैसे इसने ये स्क्रीनशॉट दिखाया अपनी बुक में एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से, तो पहला तो इसने क्लेम ये किया कि कुरान जो है वो ये कहता है कि अल्लाह ताला फीटस को, जो बच्चा होता है, उसको लीच लाइक सब्सटेंस बना देता है। तो पहला तो इसका क्लेम ये था कि इस तरह की बात डिक्शनरी में नहीं लिखी हुई, और ये सब कुछ मॉडर्न मुस्लिम जो हैं वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि कुरान में लिखा है कि लीच लाइक सब्सटेंस बन जाता है एम्ब्रियो। तो इसने कहा कि लीच लाइक सब्सटेंस जो है वो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है मुसलमानों की, जबकि क्लासिकल डिक्शनरीज में ऐसा कुछ नहीं मिलता। जबकि ये बात क्लियरली एक झूठ थी। क्लासिकल डिक्शनरी लेन लेक्सिकॉन जो कि नॉन मुस्लिम्स ने लिखी है, उसमें हमको साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि जो अलका वर्ड का मतलब है वो लीच लाइक सब्सटेंस भी होता है। तो ये एक झूठ था। तो इसने कहा कि मुसलमान जो है वो ये दो इमेजेस दिखाते हैं। एक जो है वो एम्ब्रियो की होती है, और दूसरी नीचे जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की, ये लीच की होती है। लीच जो आपका खून चूसता है, जंगलों वगैरह में पाए जाते हैं ये। तो ये इसने ये क्लेम किया कि मुसलमान जो है वो सब कुछ निकाल विकाल के एम्ब्रियो को अपनी तरीके से फॉर्म करके, अपनी तरीके से ड्राइंग बना करके प्रेजेंट करते हैं और लीच की तरह दिखाते हैं। जबकि एक एम्ब्रियो जो है, इन्होंने भी हारिस सुल्तान ने भी एक ड्राइंग का यूज किया। उन्होंने कहा कि देखो एम्ब्रियो जो है वो ऐसा दिखता है। मतलब इसने ये कहा कि मुसलमान जो एम्ब्रियो दिखाते हैं वो बिल्कुल गलत है, और एम्ब्रियो जो है वो 24 डेज का इस तरह का दिखता है, ना कि लीच जैसा। तो कुरान जो है वो गलत है। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी भी चीज को, आमिर भाई, आप किसी भी चीज को देखोगे एक एंगल जी से जी और फिर आप उसको दूसरे एंगल से देखोगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी ये बुक ही ले लो। ये अभी ये बिल्कुल स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में है, लेकिन आप इसको पलट के देखोगे तो ये अलग शेप की दिखेगी, और आप इसको फ्रंट से देखोगे तो बिल्कुल अलग शेप की दिखेगी। तो ये कोई भी आर्ग्यूमेंट इसका 3D चीज बहुत ही होगी। यस यस बिल्कुल बिल्कुल 3D चीज होती है, वो आपको अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। तो उसी तरह ये अगर एक साइड की, अगर इसकी इस ड्राइंग को सही भी मान लें कि एम्ब्रियो ऐसा भी दिखता है, तो वो एक तरफ से दिखता है। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया मुझे? क्योंकि समझ में मतलब मैं समझ तो पा रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। कैरी तो ऑन प्लीज। इसका बिल्कुल दावा सिंपल सा था इसका, कि मुसलमान जो है वो इस तरह की इमेज दिखाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बता दिया था कि एम्ब्रियो जो है वो लीच की तरह दिखता है। तो इसने इस दावे को रद्द करने की कोशिश करी और कहा कि देखो एम्ब्रियो जो है वो इस तरह का दिखता है। तो मैं कह रहा हूं कि एम्ब्रियो जो है वो किसी भी तरीके का दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला एम्ब्रियो को लीच की तरह बना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपीयरेंस की बात हो रही हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपीयरेंस भी, आज मैं आपको एक्सरेज दिखाने वाला हूँ। इसने तो ये कुछ ड्राइंग्स दिखाई जो कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह में या गूगल पे आपको चार्ट्स इसके मिल जाएंगे ड्राइंग्स के। तो ये कुछ एक्चुअल एक्सरेज हैं एम्ब्रियो के, आपको दिख रहे हैं? ये 22 टू ओह 25 ग्रेट। डेज का एम्ब्रियो के एक्सरे हैं। तो ये कैसा हम्म दिख रहा है? अब ये बिल्कुल लीच की तरह दिख रहा है या नहीं? हमारी एग्जैक्टली ड्राइंग जो थी, जो ये ड्राइंग है ब्लैक कलर की लीच, और ये एक्सरे है, तो ये बिल्कुल
जो है वो लीच की तरह दिखते हैं एक्सरे से। ये एक्चुअल एक्सरेज हैं, ये कोई ड्राइंग्स नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लीच है और ऊपर जो है वो लीच है और नीचे जो है वो एम्ब्रियो है। क्या इनमें सिमिलैरिटी नहीं है? मुझे तो सेम लग रहा है, आपने बताया तो मुझे, या इवन देयर इज रिटन, दैट्स व्हाई आई नो दैट, अदरवाइज मुझे पता भी ना चलता। बिल्कुल, यस। बिल्कुल, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो हैरिस सुल्तान की बुक का जो ये आर्गुमेंट है कि मुसलमान जो है वो जानबूझ के ड्राइंग्स बनाते हैं इस तरह की, इस वजह से हमको सिमिलैरिटी दिखती है, वरना अदरवाइज़ कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये पूरी तरह से बकवास आर्गुमेंट है, बहुत ही अनरिसर्च्ड आर्गुमेंट है। इसका बहुत आराम से जवाब दिया जा सकता है और ये एक्स-रेज़ जो हैं वो इंटरनेट पे चारों तरफ अवेलेबल हैं। आप कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं, 22 टू 25 डेज़ फीटस के जो एक्स-रेज़ हैं वो आपको आराम से मिल जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रिसर्च नहीं करते और पता नहीं क्या है। ये तो बड़े नॉर्मल सा आर्गुमेंट है। आपको अबूजर थोड़ी सी भाई। वीडियोस आप एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जी। कुरान पे। अबूजर भाई तो ये मैं नॉर्मल सी चीजें भी इन लोगों को नहीं पता। जी जी, अबूजर भाई मैं ये कहने लगा था, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। आप कह नहीं रहे नहीं, थे कि बताइए। रिसर्च नहीं करते ये क्यों ये इस तरह करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए कोई रिसर्च नहीं चाहिए। जस्ट यू से कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं और लोग आपको सुनेंगे बस। मसलन बोंगी से बोंगी बात मार दें और आप सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसके लिए रिसर्च नहीं। रिसर्च तो वो लोग करते हैं जो नेक नीति के साथ काम करना चाहते हो, और जिन्होंने सिर्फ इस्लाम के खिलाफ जुबान खोलनी है और एतराज़ात करने हैं, वो जो मर्जी बोलते रहें। और ये कर रहे हैं साइंस के साथ भी। तो ये हाल है इस वक्त साइंस का। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि इन लोगों को रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ एक गूगल पे डालना है और इतनी सारी एंटी इस्लामिक वेबसाइट आ जाएँगी, विकी इस्लाम हो गया, आंसरिंग इस्लाम हो गया, इतनी सारी वेबसाइट विद प्रॉपर रेफरेंसेस। आदमी उन रेफरेंसेस को चेक करता है तो वो ज़ाहिर बात है, वो जो सही बुखारी के और उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके ये लोग दिखाते हैं, तो वो सही निकलते हैं, तो मुसलमान सोचता है कि यार ये साइटें सही बोल रही हैं। लेकिन आप जब डीप डाउन जाके रिसर्च करते हो, तो तब आपको उनके फ्लॉज़ पता चलते हैं। तो उसी तरह का फ्लॉ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने आर्गुमेंट तो बना दिया अपनी बुक के अंदर कि इस तरह से कुछ भी लीच जो है वो एम्ब्रियो जो है वो लीच जैसा नहीं दिखता। लेकिन इन रियलिटी वो लीच जैसा दिखता है और लीच जैसी हरकतें भी करता है इत्तेफाक से। इत्तेफाक से कहें, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला को तो पता था, हम तो हुँ। ये लोग तो इत्तेफाक मानेंगे। तो लीच जैसी हरकत करता है। आप आमिर भाई ये बताइए कि जो एक फीटस होता है मदर वूम में, वो जी। अपना ब्लड और अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो कहाँ से हासिल करता है? हुँ। ज़ाहिर बात है वो अपनी मदर से ही सब कुछ हासिल मदर से करता है, वो ब्लड भी एम्ब्रियो ऑब्वियसली उसका एम सोर्स, सारा सोर्स तो उसकी मदर ही है, बिल्कुल। सारा सोर्स उसकी मदर है। सेम विद लीच। लीच जो है, जो ये लीच होते हैं, ये अपने होस्ट से सब चीज़ खाना, खून वगैरह सब अपने होस्ट से हासिल करते हैं। जिनको हुँ, ये लोग बाइट करते हैं, उसी से ये लोग खाना खाना भी लेते हैं। उस ज़ाहिर बात है ये खून चूसते हैं उनका, तो हुँ। उस उसी से अपने होस्ट से ये सब अपना लेते हैं। तो उसी तरह मैं से ये बताता जैसे अगर मैं बताता चलूँ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। ये लीच जी, जी। जिन लोगों को नहीं पता, उर्दू के अंदर लीच के लिए या पंजाब वगैरह में जोंक कहते हैं। जोंक जो होती है, जिसको जोंक वो चिमड़ जाती है, पानी के अंदर ज़्यादातर ये सर्वाइव करती है, तो ये भैंसों को, जानवरों को, जो मैमल्स जो उसमें से उनको ये चिमड़ जाती है, चिमट के उनको सक करती है उनके ब्लड को। तो ये उसी तरह ही डाइट लेती है जिस तरीके से एक माँ के पेट में जो फीटस होता है, जो लीच लाइक शेप होती है, लाइक 24-25 डेज़ का जो आपको ये एक शो कर रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो बिल्कुल वो ऐसे ही सक करता है, जैसे मदर के वोम के अंदर ये करते हैं। जी। जी, बिल्कुल, मैं ये भूल गया था बताना कि उसको हिंदी-उर्दू में जोक कहते हैं, जोक जाना जाता है लीच को। तो ये आर्गुमेंट इसका कंप्लीटली डिबंक हो जाता है, क्योंकि एक फीटस जो है वो लीच की तरह रिएक्ट करता है, वो अपनी मदर से खून हासिल करता है और एक लीच की तरह इत्तेफ़ाक से, इन लोगों के लिए इत्तेफ़ाक से लीच की तरह एक एम्ब्रियो जो है वो दिखता है। ये एक्चुअल एक्स-रेज़ हैं लीच के। तो इनका ये आर्गुमेंट पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। अच्छा, आगे इसकी बुक में और पढ़ी मैंने, तो फिर इसके एक और आर्गुमेंट आया, वो आर्गुमेंट सही हदीस के ऊपर था एक। तो ये हदीस जो है ये हदीस कहती है कि अल्लाह हर एक वूम्ब पर ये भी एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से इसका चैप्टर है एक एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। पूरा का पूरा बोंगा चैप्टर है, आप उसको पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है अगर कोई एक आपकी हिम्मत है, एकेडमिक वैसे इंसान आपने पढ़ लिया है, आपकी हिम्मत है। उम, मैंने भी पहली बार इसकी 2-3 दिन पहले बुक, क्योंकि इसकी वीडियोज़ मैं 70-80 इसके ऊपर बना चुका हूँ। अब मैंने कहा मुझे कंटेंट नहीं मिला तो मैं परेशान हो रहा था, मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो अचानक से इसका पीडीएफ मेरे सामने आया इसकी बुक का। ठीक, ठीक। तो सच्ची में मैंने सबसे पहले जो जंप किया वो बिग बैंग वाला चैप्टर था और उसके अंदर इतनी बोंगियाँ मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में इसको पॉइंट आउट किया है कि ठीक। अपनी सबसे पहले चैप्टर जो उसने जहाँ पे मैं एंटर किया,
उसने 3-4 लाइन बाद खुद ही को रिफ्यूट कर लिया बिग बैंग के हवाले से जो इसका सवाल था। तो उसके 3-4 लाइन बाद इसने खुद ही को रिफ्यूट कर लिया। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन, वो लास्ट इंप्रेशन था, वो इसने क्योंकि खुद का इंप्रेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया अपनी बुक में 3-4 लाइन बाद, तो मैं ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाया। तो जहां तक मैंने इसकी बुक कंटिन्यू करी है, मैं वहां तक का आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। और आगे भी अगर मैंने इसको ओपन चैलेंज दिया है हारिस सुल्तान को, अब भी ओपन चैलेंज है, अगर तुम सुन रहे हो, जो कि मुझे ज्यादातर उम्मीद है कि तुम सुन रहे हो, अगर तुमको कुछ ऐसा लगता है हारिस कि तुम्हारी बुक में कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे सकते, तुम्हारे हिसाब से मुसलमान नहीं दे सकते, तो प्लीज, मेरे ऊपर तो तुम वीडियो बनाते नहीं हो, जाहिर बात है, तुम लोग जो ये लोग आमिर भाई उन लोगों पे वीडियो बना सकते हैं जिनके सब्सक्राइबर मेरे से कम है, प्रीवियसली इन्होंने करा है, उनके व्यूज मेरे से कम है, उनकी जो ऑडियंस है वो, उनकी इंगेजमेंट मेरे से कम है, उनके ऊपर ये लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये लोग वीडियो नहीं बनाते। जो 3-4 चैनल मैंने अभी उठाए हैं, अपना क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने जाहिर बात है उनको धीरे धीरे बनाए, असबाब बनाए, वो हम मुझसे मिले आकर के। तो हम 3-4 चैनल ने जो इनकी बोंगियां पॉइंट आउट की हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी हम कभी स्ट्रीम करेंगे। तो हमारा कभी भी ये लोग जवाब नहीं देते, हमसे छोटे चैनल्स को जवाब देते हैं, हाँ उनको जवाब देना है, लेकिन हमें कभी नहीं इनको हमारे कभी जिक्र भी करते हैं तो बस इस तरह से करते हैं कि इन लोगों का चैनल तो करियर ही मेरे ऊपर बना हुआ है। मतलब ये कहता है कि हमारा जितने भी चैनल हैं कि इनका करियर, बस इनके पास यही एक आर्ग्यूमेंट है, ये कहते हैं कि हमारा जितने भी चैनल भी करियर हमारा बना हुआ है वो इन लोगों के वीडियोस के ऊपर बना हुआ है। तो बस ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है हमारे अगेंस्ट, और तो इन्होंने कभी हमें रिप्लाई दिया नहीं और ना ही इंशाल्लाह देंगे। और अगर देंगे तो मैं इंशाल्लाह इनके जो भी इनके आर्ग्यूमेंट होंगे उनका जवाब दूंगा। तो आगे इन्होंने एक हदीस दिखाई, सही बुखारी की हदीस है, इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने हर वूम्ब के ऊपर एक एंजल अपॉइंट कर रखा है। तो जब भी एंजल सीमेन को देखता है तो वो कहता है, ओ लॉर्ड अ सीमेन, अ ड्रॉप ऑफ सीमेन, ओ लॉर्ड अ क्लॉट, ओ लॉर्ड a little lump of flesh. Then if Allah wishes to create its completion, then if Allah wishes to complete its creation, the angel asks, oh Lord, will it be a male or female? तो बेसिकली ये हदीस है, और ये हदीस कहती है कि जो एंजल में, जो माँ के पेट में बच्चा होता है, फीटस होता है, वो मेल या फीमेल काफी बाद में बनता है। तो इसने एतराज किया, सबसे ऊपर आप पढ़ सकते हैं, obviously this is incorrect, as the sex of a baby is determined at the very moment of conception. मतलब जो बेबी का जो सेक्स होता है वो पहले से ही डिटरमाइन होता है, और जो ये हदीस है ये अनसाइंटिफिक है, बिकॉज ये कह रही है कि बेबी मेल या फीमेल जो है वो बाद में बनता है। तो इसका ये आर्ग्यूमेंट था। सुना आपने? आपको आवाज आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जाहिर बात है, इन लोगों ने, मैंने पहले ही बताया कि सालों पहले ये चीज आंसर हो चुकी है, इनफैक्ट खुद साइंटिस्टों ने इसको आंसर किया है। मैं एक स्टडी दिखाने जा रहा हूँ नेचर की। नेचर दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस साइंस जर्नल होता है, जहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करके उनको फिर वेरीफाई किया जाता है कि इन साइंटिस्ट ने कोई बोलने में या किसी तरीके से मिस्टेक तो नहीं करी। तो अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन होने के बाद तब जाके ये नेचर में स्टडीज पब्लिश होती हैं। तो ये स्टडी है जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये स्टडी कहती है कि बिफोर द 7th वीक, 7 हफ्ते से पहले, जो एम्ब्रियोनिक गोनैड होता है इज इनडिफरेंट, यानी जो फीटस होता है मदर्स वूम में वो 7th वीक से पहले इनडिफरेंट होता है। यानी हमारी जो, आप और मैं जब मदर्स वूम में थे आमिर भाई, तो हम 7 वीक से पहले न्यूट्रल थे, ना तो मेल की तरह दिखते थे और ना ही फीमेल की तरह दिखते थे। तो 7th वीक में ये डिफरेंस शुरू होता है, 7th वीक में। और आगे ये स्टडी कहती है, मीनिंग दैट इट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू आइदर अ टेस्टिस और एन ओवरी। यानी हम जो हैं 7th वीक के बाद, जब 7th वीक में डिफरेंस शुरू हो जाता है, हम या तो मेल बन सकते हैं या फीमेल बन सकते हैं, और ये डिफरेंस आगे भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली वही चीज जो हदीस ने कही कि एम्ब्रियो जो है वो मेल या फीमेल बाद में बनता है काफी, तो वही एग्जैक्ट चीज इस रिसर्च पेपर में जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में बोली गई है। तो अब जाके ये जो जाहिल है, इनको, इन साइंटिस्ट को भी अनसाइंटिफिक कहेगा। तो ये इन लोगों की कुछ इन लोगों की कुछ बोंगियां होती हैं जो कि इतनी, जाहिर बात है ये हर कोई इन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि लोग, जो अवाम जो इन लोगों को सुनती है वो खुद जाहिल होती है, और ये अपने आप को एज एक्सपर्ट दिखाते हैं साइंस के ऊपर, हर चीज के ऊपर अथॉरिटी दिखाते हैं अपने आप को।
तो और पहले से जाहिर अबू बात जर भाई, है वो पहले जी से सोच के बैठे होते हैं। जो सुनने वाले हैं उनमें से एक अक्सरियत है जो प्री डिटरमिन एक डिसीजंस के साथ वहां बैठे हुए हैं कि इस्लाम के मुखालिफ चूंकि ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए इनका हर्फ हर्फ हकीकत है, या हर चीज सच बोल रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो आर्ग्यूमेंट इसने पेश किया है वो सारे का सारा इनके एक दूसरे एजेंडे, जो सेकुलर लिबरल एथिस्ट लॉबी है वेस्ट की, उस सारे एजेंडे को जो है वो रोल बैक कर देता है। क्योंकि एलजीबीटी की सारी तहरीक ये कहती है कि बच्चे की जो जेंडर है, बच्चे का जो जेंडर है वो खुद डिफाइन कर सकता है। अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये कानून तो ये कहता है जी वो पैदाइश, अभी जो वो फीटस के अंदर अभी जाता है तो इतने दिन लगते नहीं है, जो ये हदीस पर इतराज कर रहा है। तो वो जो एलजीबीटी की पूरी फिलॉसफी है वो रिवर्स हो जाएगी, वो रोल बैक हो जाएगी, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हर बंदे को ये हक है कि वो अपना जेंडर डिफाइन कर सके। मोस्टली जो एथिस्ट, जो लिबरल और सेकुलर हैं, उस दौरान वो ये कह देते हैं कि जी देखें, अगर एक लड़का भी नजर आता है, बज़ाहिर वो लड़का नजर आ रहा है, बॉडीली उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो लड़के की तरह है, मगर उसमें सर्टेन चेंजेस होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं, इमोशनल चेंजेस होती हैं, फिर बाद में जाकर वो फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी के अंदर वो चेंजेस आती हैं। इवन वो जो ट्रांस होते हैं वो जाके सारा वो करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइंस जो ये कह रही है कि उस वक्त के अंदर जेंडर डिफाइन हो जाता है, वो भी हकीकत नहीं है। जिस तरह आपने स्टार्ट में अपने इंट्रो में कहा कि साइंस को हम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं कह सकते या रियलिटी नहीं कह सकते, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हकीकत ये साइंस को बनाकर पेश कर रहा है वो बेसिकली खुद साइंटिफिक नहीं है। तो मैं उससे एक तीर से दूसरा शिकार भी बेसिकली करना चाह रहा था कि या तो ये कहें कि डिफाइन हो गया है जेंडर, तो कहानी क्लोज कर दें। एनीवेज जी, आप कैरी ऑन करें। बिल्कुल एक शख्स का जो अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स की तरफ, तो वो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, मैंने इसके ऊपर एलजीबीटीक्यू के ऊपर वीडियो भी बनाई है। तो जी, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। जैसे ये लोग कहते हैं ना एग्जैक्टली। एलजीबीटीक्यू राइट्स के हवाले से कि इनको भी जीने, हम्म, मतलब इनको भी हक है अपनी बात हम्म, रखने का, और इनको हमें वो पूरा प्रॉपर हकूक देने चाहिए। तो ये अननेचुरल इवेंट, मैंने इसको वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि अगर ये ठीक हो। चीज कंटिन्यू रही तो कैसे ये हम्म, चीज ह्यूमन एक्सटिंक्शन तक पहुंचा सकती है। क्योंकि हम्म, ये डिपेंड करता है कि आप एक गे या लेस्बियन बनोगे, ये डिपेंड करता है आमिर भाई कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो। हम्म। ये उस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो चीज हारिस को ट्रिगर वैसे करती है। जी, हारिस को वैसे एक जगह मैंने सुना था, मुझे याद नहीं है, काफी शायद पुरानी बात है, मैंने इसको किसी जगह पर सुना था। ये होमो सेक्सुअलिटी के खिलाफ है बेसिकली। और जब इससे किसी ने पूछा था कि आप क्यों हैं, कहता बस मुझे पसंद नहीं है, बस नो रीजन, बस साइंटिफिकली प्रूव करें कि क्यों आप उसके खिलाफ हैं। एनीवेज, टॉपिक कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, तो आप अपने माशाल्लाह पॉइंट्स के ऊपर बात करें। वो तो जस्ट मैंने एक जिम्नन एक आर्ग्यूमेंट पेश कर दिया था कि अगर ये इस तरीके से जेंडर की डेफिनेटली उसको लेकर चलेगा कि साइंस उस वक्त डिफाइन कर देती है, विच इज ओके, मैं उस इस्लाम को कोई उससे एतराज नहीं है, मगर आपकी दूसरी फिलोसफी उससे डिबंक हो जाएगी। एनीवेज जी, कैरी ऑन। तो चलिए नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं इसकी बुक में। तो इसकी बुक मैंने आगे स्क्रॉल करी तो माउंटेन्स वाले चैप्टर पे आया मैं पढ़ते पढ़ते, तो इसने बहुत बोंगियां मारी हैं पहले। लेकिन एक जगह पे कुरान जो कहता है कि माउंटेन्स को अल्लाह ताला ने पेग्स की तरह बनाया, तो पहले तो इसने डिसएग्री किया है कि कुरान की ये जो डेफिनेशन है ये तो मॉडर्न मुस्लिम ने लगाई है। हालांकि ये सब बकवास बातें हैं। हम कभी भी इस तरीके से कुरान को इंटरप्रेट नहीं करते जो जो मीनिंग कहीं डिक्शनरीज में हो ही ना। पहले कहीं ना कहीं स्कॉलर्स उसको डिस्कस करते हैं, प्रीवियस स्कॉलर्स, तब जाके हम लोग उसकी ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं, वरना हमें कोई हक नहीं है कुरान को अपनी तरीके से ट्रांसलेट करने का जिसको कभी अरब जानते ही ना हो। तो पहले तो इनकी ये बोंगियां होती हैं स्टार्ट, जाहिर बात है रिसर्च वगैरह तो कुछ करती नहीं, ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इधर से उधर से उठा उठा करके। तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट बनाया कि जो कुरान ने कहा है कि माउंटेन्स की जो जड़ें होती हैं, कुरान ने कहा है माउंटेन्स की जड़ें होती हैं, पेग्स को मेंशन किया है कुरान ने, तो ये बाइबल में भी है। तो वही सेम घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट इनका कि कुरान ने यहाँ से कॉपी किया होगा, वहां से कॉपी किया होगा। और इतने सारे लोग इंटरनेट पर आप कुरान के मिरेकल्स डालोगे ना साइंस के आमिर भाई, तो इतनी वीडियोस आएंगी, इतनी वीडियोस आएंगी। जाहिर बात है उसमें से ज्यादातर जो होती हैं वो सच होती हैं, कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो कि मुसलमान अपनी तरफ से बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो सच होती हैं।
अब उनको ये लोग डिबंक कैसे करते हैं, उनको ये लोग डिबंक ऐसे करते हैं कि परहैप्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से ले लिया होगा, वहां से ले लिया होगा, अपनी थ्योरी लगा देते हैं कि ये तो देखो ये चीज पहले से नॉलेज में थी, ये फलां जगह पे नॉलेज में थी, ये चीज फलां जगह में नॉलेज में थी, लेकिन ये और चीज ये इनके गले में और फंदा फंसा देती है, क्योंकि आप किस किस चीज को कहोगे कि ये चीज यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली। उस टाइम पे गूगल वगैरह तो था नहीं, उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पे जाके आप करेक्ट करेक्ट चीजें उठाओ और कुरान के अंदर डाल दो, और अलग अलग जगह पे दुनिया के अलग अलग जो कि कई कई 100 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पे कहते थे कि देखो ये चीज पहले से नॉलेज में थी, ये चीज वहां पे पहले से नॉलेज में थी, और इट विल मेक इट वर्स। अब मैं आपको एक आयत दिखाने जा रहा हूँ, कुरान की ये आयत है, ऑन दैट डे, अल्लाह, यहाँ पे कयामत के दिन की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 104 है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जो आसमान है उसको लपेट देंगे, और कैसे लपेटेंगे, लाइक अ स्क्रोल ऑफ राइटिंग, जैसे एक स्क्रोल को लपेटा जाता है, स्क्रोल देखा है ना आपने, जो पुराने जमाने में स्क्रोल यूज होता था जिसको लपेट दिया जाता है, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन स्क्रोल को ऐसे लपेटेंगे जैसे यूनिवर्स को ऐसे लपेटेंगे जैसे स्क्रोल को लपेटा जाता है। तो स्क्रोल जो है वो लपेटा जाने से पहले कैसा होता है, एक शीट ऑफ पेपर की तरह दिखता है, जाहिर बात है, और वो फ्लैट भी होता है। तो आज चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 104 हमें इसके कंफर्म, जाहिर बात है कुरान का पूरा कंफर्म एविडेंस है कि कुरान जो है वो कुरान का मैन्यूस्क्रिप्ट है, 1200 से 1300 साल पुराना, पूरा का पूरा 99% कुरानिक टेक्स्ट उसमें अवेलेबल है। तो ये तो बात कंफर्म है, मतलब ये इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से साबित है। बाकी हम हिस्ट्री को कितना सही मानते हैं कितना गलत मानते हैं वो चीज एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो जो इन लोगों का हिस्ट्री का मदार है उस चीज से तो ये कंफर्म साबित है कि ये कुरान की आयत जो है वो 1200 से 1300 साल पुरानी है। एग्जैक्टली। तो 1200 से 1300 साल पुराने एक किताब में हमको ये लिखा हुआ मिलता है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन यूनिवर्स को फ्लैट जो स्क्रोल की तरह लपेट देंगे। अब हम आ जाते हैं नासा क्या कहती है कि यूनिवर्स की जो जियोमेट्री है वो कैसी है। अब हम जाहिर बात है हमें नासा भी देखना पड़ेगा, तो अब आ जाते हैं नासा के ऊपर। तो ये नासा की वेबसाइट है, इसमें यूनिवर्स की जियोमेट्री के बारे में बताया गया है, तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल नीचे चेक कर सकते हैं, इसमें लिखा है कि द जियोमेट्री ऑफ आवर यूनिवर्स इज फ्लैट लाइक अ शीट ऑफ पेपर। वाह ये नासा में मुझे लगता है कि मुसलमान घुस गए हैं। हाँ, ये मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे कोई मुसलमान साइंटिस्ट जो है वो घुस चुका है जिन्होंने ये एडिट कर दिया। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है इसकी जो जियोमेट्री है वो फ्लैट शीट ऑफ पेपर की तरह है, जिसको अब हमने रिसेंटली डिस्कवर किया। हमारा जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है जिसको हम खाली जगह सोचते हैं, आप आमिर भाई अपना हाथ हिला रहे होंगे अभी स्पेस के अंदर, तो ये खाली जगह नहीं है, बस इसको हम छू नहीं सकते, इसके पार्टिकल्स हमारे पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इस खाली जगह को हम छू नहीं सकते, लेकिन इन रियलिटी ये भी समथिंग है। तो जो कि ये फोल्डेबल फैब्रिक है, जो स्पेस हम खाली जगह सोचते हैं ये भी एक फोल्डेबल फैब्रिक है। और किस तरह का फैब्रिक है, हमारा जो ये यूनिवर्स है ये फ्लैट है एक शीट ऑफ पेपर की तरह, जिसको फोल्ड किया जा सकता है। तो वही एग्जैक्टली सेम चीज जो कुरान ने 1400 साल पहले कही, वही आज के मॉडर्न साइंटिस्ट और नासा हमको बता रही है। तो ये अब इसका कोई मुझे बता दे कि ये बात 1400 साल पहले किसे पता थी कि यूनिवर्स फ्लैट है, और यूनिवर्स फ्लैट है और एक पेपर की तरह, इसकी मिसाल पेपर स्क्रोल से दी जा सकती है। सोच भी नहीं सकता, कोई इसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकता 1400 साल पहले कि ये इस तरीके से होगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, और कोई इंसान अगर ये दावा करता है कि नहीं ये चीज पहले से नोन थी, तो वो जानता नहीं कि वो इंसान क्या बोल रहा है, वो इडियट होगा कोई। जाहिर बात है ये लोगों को बचाव तो अभी करना है, तो कुछ भी उल जलूल सा कोई थ्योरी लेके आएंगे और वो लोगों को सुना देंगे, और वो लोग खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी सोचेंगे कि वाओ इस्लाम डिबंक हो गया। अच्छा आमिर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसको थोड़ी सी चला के दिखाए, क्योंकि इन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है ना, एक सेकंड, इन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट था ना कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेक्स वाली माउंटेन्स को जो रूट है स्टेक पैग्स की तरह बनाया है, ये बाइबल वगैरह से कॉपी किया गया है। तो मैं थोड़ी सी वो चाहता हूँ कि वो वीडियो चला दें, क्योंकि एक तो मैंने ये बताया कि ये चीज इसको वर्स बना देगी, क्योंकि आप कहाँ तक डिफेंड करोगे, क्योंकि कुरान में एक चीज तो है नहीं। मैं तो सैकड़ों वीडियोस बना चुका हूँ कुरान के इन मिरेकल्स नहीं साइंस के ऊपर, कि कुरान में इतने साइंस है जो कि साइंस आज बता रही है, लेकिन कुरान में वो 1400 साल पहले लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ये वाली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसको चलाएं थोड़ा सा,
अगर वो चल सकती है तो आप चेक कर लें। जी, मैं उसको भी कर लेते हैं जनाब। जी। तो मेरी इस वीडियो का आप देखेंगे, ये 33 मिनट्स की वीडियो है, तो मैं इतना कंटिन्यू रखता हूँ। तो ये 33 मिनट की वीडियो है, इसमें डेविड वुड ने जो एतराज़ किया था वो कुरान के बिग बैंग पे किया था। तो जितने भी एतराज़ ये मुल्हिदीन जो हैं वो बिग बैंग के ऊपर, बिग बैंग के हवाले से करते हैं कि कुरान ने बिग बैंग को गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया है और चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 के हवाले से करते हैं, उन सब को मैंने डिटेल से, बड़ी तफ़सील से साइंटिस्ट के रेफरेंस के साथ इस वीडियो में मैंने 14 से 15 साइंटिस्ट और रिसर्च पेपर्स और प्लस साइंटिस्ट जो एथियस्ट साइंटिस्ट हैं उनकी बुक को यूज करके उन लोगों के आर्गुमेंट्स को डिबंक किया है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक फुल पैकेज है, जो भी कोई आपसे बिग बैंग के हवाले से कोई सवाल पूछे तो उसको ये वीडियो आप चिपका दें, तो इंशाल्लाह वो जवाब नहीं दे पाएगा, लाजवाब हो जाएगा उसके बाद। तो इस ग्रेट। वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से साइंटिस्ट के साथ, और कई सारे साइंटिस्ट, एक नहीं दो नहीं, 14-15 के करीब साइंटिस्ट हैं इसमें, और रिसर्च पेपर्स हैं, और कहते हैं बुक्स हैं साइंटिस्ट की लिखी हुई, जो कि मुसलमान साइंटिस्ट इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे या तो एथियस्ट हैं या क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियन तो बहुत थोड़े हैं, ज्यादातर एथियस्ट ही हैं इसमें। तो आप वीडियो चलाएं आमिर भाई, इंशाल्लाह लोग देखते हैं। जी, मैं ज़रूर चला देता हूँ, और मैं हमारे नाज़रीन को भी कहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैंने इस वीडियो को देखा है, अमेजिंग सर्च है ये, और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर भी। और मैं आपके सामने अभी इस वीडियो को चलाऊँगा। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि उसकी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना? आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा। एक मिनट, मैं उसको एंगेज करता हूँ दोबारा। जी। खैर, कुरान कहता है चैप्टर 25। जी, आप बताइए, आवाज़ आई आपको? जी आमिर भाई, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है माशाल्लाह। चलिए ठीक आप हो चला गया। दीजिए। ओके, नाउ आई विल कैरी ऑन इट। वर्स 25 में, और जिस दिन आसमान फट जाएगा, पहले कुरान ने कहा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और फिर कुरान कहता है कि यूनिवर्स स्प्लिट या रिप कर जाएगा जब कयामत आएगी। आज मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बताते हैं अगर यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन इसी तरह कंटिन्यू रहा तो एक दिन हमारा ये यूनिवर्स इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्प्लिट कर जाएगा, इसका फैब्रिक फट जाएगा, रिप कर जाएगा, और इस साइंटिफिक मॉडल को कहते हैं द बिग रिप। क्लिप सुनिए। To rip space apart, a big rip. Because it's expanding so rapidly that first of all the galaxies begin to move apart rapidly, and then eventually the fabric of space-time itself will split. That's the idea. Everything in the universe would individually be torn apart by the expansion of space. The very fabric that holds everything together could be ripped apart. This idea is called the big rip. तो उसके बाद कुरान हमको कहता है चैप्टर 21 वर्स 104। तो आमिर भाई इसको स्टॉप कर दीजिए आप। जी। तो इतनी सारी चीजें, पहले तो कुरान ने कहा, आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो कुरान के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में पहले बहुत सारी आयतें मैंने इसमें कुरान की डिस्कस करी हैं। कुरान ने पहले कहा कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला कयामत के टाइम यूनिवर्स को स्प्लिट कर देंगे, रिप कर देंगे, फाड़ देंगे, जैसे पेपर फटता है। तो कुरान ने इतनी सारी चीजें बताई, अगर ये लोग इसका हल, ये इन जैसे जाहिल लोग इसका हल ये निकाल लेंगे कि कुरान ने अपने प्रीवियस सोर्सेज से लिया, तो ये कितनी बड़ी जहालत है, कहां तक आप भागोगे? एक चीज नहीं है, सैकड़ों चीजें हैं, और बिना किसी रिसर्च के, और आप कह देते हो कि बाइबल से कॉपी किया, जबकि बाइबल को तो कुरान ने करेक्ट किया है बहुत सारी जगह पर। इंशाल्लाह मैं बाइबल की और कुरान की हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज के बारे में, कुरान की हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज के बारे में और बाइबल की इनएक्यूरेसीज के बारे में एक फ्यूचर में वीडियो प्लान कर रहा हूं। तो ये लोग जाहिर बात है कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं, बस अपना आर्ग्यूमेंट आप इन्हें सामने रखना है ताकि इनकी ऑडियंस जो है वो हैप्पी मोड में आ जाए और सोचने लगे कि वाओ कितना अच्छा डिबंक किया है। जबकि इन रियलिटी हम जब थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो इनकी पोल अच्छी तरह खुल जाती है। तो अब मैं आपको कुछ हमारी वीडियो हैं पुरानी, तो मैं इन पे थोड़ा सा रिएक्ट, आमिर भाई ने कहा था कि इंशाल्लाह थोड़ा सा रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे। जी, तो मैं ये बताता चलूं अबूजर भाई, मैं अपने नाजरीन के लिए ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने अबूजर भाई से रिक्वेस्ट की थी कि जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, एथिज्म को रिफ्यूट किया है, और फिर जो उर्दू और हिंदी स्पीकिंग जो ये जाहिल मुकल्लद मुल्हिदीन जिनको मैं कहता हूं, उन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है,
उसका थोड़ा-सा हम अपने नाज़रीन को डेमो देना चाहते हैं, ताकि ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रीम हो जाए और हमारे लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमारे ये भाई मेहनत कर रहे हैं और इनको हमें किस तरीके से देखना भी चाहिए और उन लोगों तक जो मुश्किलात में, इश्कालात में फँसे हैं, उनको ये रेफ़र भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये चाहा कि हम देख के चावल चख लें, ये मैं मिसाल दिया करता हूँ। जी, अबू ज़र भाई, ओवर टू यू। अच्छा, ग़ालिबन अबू ज़र भाई के इंटरनेट का कुछ इश्यू हुआ है, वो रीजॉइन कर लेते हैं और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सुनकर और इंशाल्लाह जैसे वो रीजॉइन करते हैं हमारे पास आ जाते हैं। जी, वेलकम बैक अबू ज़र भाई। जी, मैं थोड़ा-सा कोई चीज़ ऐड करने की कोशिश कर रहा था। तो ओके, आपने ओके। बड़ी अच्छी मिसाल दी कि देख का एक चावल चखा है, मुझे जी, बहुत फ़नी लगी ये मिसाल। मैंने आपसे पहले जी, तो जी। हम कुछ रिएक्शन अपनी वीडियो पर मैं देना चाहूँगा। तो मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग कितनी अनरिसर्च वीडियो जब एवोल्यूशन के हवाले से भी आप लोग क्योंकि इनका जो मेन हथियार जब मैं आमिर भाई अपनी रिसर्च कर रहा था, तो जी, जो जी। सबसे किसी आर्गुमेंट ने मुझे हिट किया आके स्ट्रांगली, वो था एवोल्यूशन। क्योंकि हुँ, अगर डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन जिस तरीके से ये लोग बताते हैं, वो हुआ है, तो सारे मज़ाहिब नहीं ज़ाहिर बात है जो मज़ाहिब एडम एंड ईव की बात करते हैं वो गलत हुए। तो हुँ, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च करी और लगभग 1 या सवा साल मैंने इस पे रिसर्च करी और तब जाके मुझे माशाल्लाह। समझ में आया कि एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग कितनी अलग है और इनके ऊपर मैंने कई सारी ऑलमोस्ट 10 के करीब वीडियो बनाई हैं। उसमें मैंने डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन के साइंटिस्ट खुद साइंटिफिक एकेडमिक रिसर्च पेपर्स के साथ खुद बताया है कि कैसे वो साइंटिस्ट जो हैं वो रो रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो हुँ, उनको क्राई कहते हैं, रो रहे हैं। वो रो रहे हैं कि हमारे पास फॉसिल नहीं है, जो इस बात को साबित कर सकें कि ह्यूमन जो है वो एप लाइक क्रीचर से इवॉल्व होके आए हैं। और हुँ, साइंटिस्ट सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब तो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट ने होप भी छोड़ दिया है कि अब हमें फॉसिल मिलेंगे। वो ये सोचते हैं कि क्योंकि चिंपैंज़ीज़ जो हैं प्रिमिटिव चिंपैंज़ीज़ जंगलों वगैरह में रहते थे, तो वहाँ पे घमस वगैरह ज़्यादा होती है। तो जो फॉसिलाइज़ेशन का प्रोसेस है वो हो नहीं पाया। हुँ, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ये थ्योरी लगानी है, ज़ाहिर बात है बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो थ्योरी लगानी है। तो फॉसिलाइज़ेशन का क्योंकि प्रोसेस नहीं हो पाया तो इस वजह से हमारे पास फॉसिल नहीं है। तो इस तरह से वो साइंटिस्ट परेशान हैं कि फॉसिल्स नहीं है और कुछ फॉसिल्स जो टूटे-फूटे मिले हैं उनको ये लोग ड्राइंग्स की शक्ल में बनाते हैं। तो और उसमें से एक फॉसिल था होमो इरेक्टस का जो पुराने इंसान थे 2 मिलियन ईयर्स पहले। तो उनका एक फॉसिल हमको मिला 2 मिलियन ईयर्स पहले इंसान जो रहते थे। तो उसके बारे में हैरिस जो है वो अपनी डार्विनियन स्टोरी बताता है जो कि हम पहले सोचा करते थे बहुत, जो साइंस बहुत पहले बताया करती थी। उसकी स्टोरी बता रहा है तो ज़रा-सा उस पे नज़र डालें। जो असल जो चेंज आया वो यहाँ पे आया होमो इरेक्टस के साथ। ये वो चीज है, अगर ये हमारे सामने आ जाए, इसका कद तो खैर छोटा था, ये 5-5 फुट के थे, 4.5-4 फुट के थे। ये तो इस जाहिल ने कंप्लीटली एक गप मारी है कि होमो इरेक्टस 4.5 फीट के थे, जबकि एविडेंस हमको बताते हैं कि होमो इरेक्टस मॉडर्न ह्यूमंस की अपीयरेंस के थे और उनकी हाइट भी मॉडर्न ह्यूमंस की तरह ही थी, 5 से 6 फीट, जो कि नॉर्मल हाइट होती है। और होमो इरेक्टस मॉडर्न ह्यूमंस की तरह आग जलाते थे, टूल्स बनाते थे। इवन कुछ पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि होमो इरेक्टस बोट्स बना सकते थे। तो ये होमो इरेक्टस की जो ड्राइंग्स हैं, आप लोग इनसे कंफ्यूज ना हुआ करें। ये जो गूगल के चार्ट्स ये बेवकूफ दिखा रहा है ना, इनसे कंफ्यूज ना होया करें। ये सब स्पेकुलेटिव ड्राइंग्स हैं, होमो इरेक्टस ह्यूमंस की तरह थे। ये ड्राइंग्स जो हैं वो डार्विनियन असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। Set of bones. So the drawings are mostly imaginative, not evidence. तो वेरी गुड। ज़ाहिर बात है होमो इरेक्टस को जो लोग इनका डार्विनियन असम्पशन ये कहता है आमिर भाई कि जो पहले के इंसान होंगे वो बहुत ही स्टूपिड्स होंगे। ज़ाहिर बात है हम लोग बंदरों से अगर एप लाइक क्रीचर से अगर इवॉल्व होके आ रहे हैं तो हमें हुँ, प्रीवियसली बहुत स्टूपिड सा होना है। अब ना हुँ, तो ये चीज़ फॉसिल एविडेंस सपोर्ट करता है और ना ही ये चीज़ जो है करंट अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट करती है। सिर्फ थ्योरी है कि हम लोगों को प्रीवियसली स्टूपिड ही होना है। अब जो हुँ, एविडेंस जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ज़ाहिर बात है वो तो साइंटिस्ट हैं, हालाँकि उनमें भी ह्यूज बायस है एवोल्यूशन की डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ। लेकिन उसके बावजूद भी जो एविडेंस मिलते हैं, वो हमको बताते हैं कि नहीं, जो पहले के इंसान थे वो स्टूपिड नहीं थे, जैसा कि उनको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डार्विनियन एवोल्यूशन। वो भी हुँ, बोट्स बना सकते थे। इतने पुराने इंसान होमो इरेक्टस जिसको सोचते थे कि हम बड़ी स्टूपिड सी स्पीशी होगी। पहले हुँ, तो इसने हैरिस सुल्तान ने कहा था कि ये 4.5-4 फुट के थे। मतलब उनको सभी को कह दिया था कि सब 4.5-4 फुट के थे।
जबकि एविडेंस हमको बताते हैं, कुछ हमें फॉसिल भी मिले हैं जो हमको बताते हैं कि ये 6 फीट तक ग्रो कर सकते थे नॉर्मल ह्यूमन की तरह। 4.5 फीट के भी आज इंसान पाए जाते हैं, 5 फीट के भी, 5.5 फीट के भी, 6 फीट के भी, 6.1 फीट के भी। तो एवरेज जो इनकी हाइट थी वो बिल्कुल इंसानों की तरह थी, जो कि एविडेंस अगर डार्विनियन एवोल्यूशन के असम्पशन के अकॉर्डिंग चलें तो इनकी हाइट 4-4.5 फुट ही होनी चाहिए थी। क्या तो लेकिन उसके बावजूद इनकी हाइट जो है वो इतनी ज्यादा थी, बिल्कुल ह्यूमन की तरह इनकी शेप थी। जाहिर बात है इंसान थे, इन लोगों ने बना रखा है कि बंदर की तरह थे, बंदर की तरह थे, बिल्कुल नहीं थे। एविडेंस इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर एक और वीडियो मेरी आने वाली है, वो लास्ट वीडियो होगी। मैंने डार्विनियन ह्यूमन एवोल्यूशन को ऑलमोस्ट कंप्लीटली, उसके डीएनए एविडेंस को और डार्विनियन एवोल्यूशन के असम्पशन को, और डार्विनियन एवोल्यूशन कहाँ-कहाँ पे रॉन्ग है, कितने साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट है। जाहिर बात है एथियस्ट साइंटिस्ट, खुद एथियस्ट साइंटिस्ट डार्विनियन एवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। उन पे सब मैंने वीडियोस बनाई हैं, और इन लोगों के जाहिर बात है ये लोग तो सोचते हैं कि कंप्लीटली एक फैक्ट प्रूफ हो गया। अब हैरिस सुल्तान के आप कुछ वीडियोस सुनेंगे तो ये कह रहा है कि ये तो कंप्लीटली एक फैक्ट प्रूव हो चुका है कि ह्यूमन जो है वो एप्स से आए हैं, जबकि जो चीज पास्ट में हुई हो, आप 400 साल पहले की, आमिर भाई आप कोई भी कितनी भी रिसर्च करवा लो, मैं कहता हूं कि 400 साल पहले फला फला कोई चीज हुई थी, आप कितनी भी रिसर्च करवा लो, कितने भी एविडेंस उसके सपोर्ट में मंगवा लो, वो चीज कभी फैक्ट नहीं बन सकती। बन सकती है 400 साल पहले की कोई चीज फैक्ट? एज इट इज फैक्ट नहीं बन सकती। यस दैट्स ट्रू। कभी भी नहीं बन सकती। आपके सपोर्ट में एविडेंस होंगे, जाहिर बात है, कभी भी वो फैक्ट नहीं बन सकती 400 साल पहले भी कोई चीज हुई भी हो, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है जिसको हम कह सकें कि हाँ ये चीज तो हुई थी। तो 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2.5 मिलियन ईयर्स पहले फॉसिल जो कि इतने स्पेक्युलेटिव होते हैं, हमें कुछ हड्डियां मिलती हैं, टुकड़े मिलते हैं जो कि डैमेज होते हैं बुरी तरह, उनको साइंटिस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर में, वो भी एवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन से। तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करके ये साइंटिस्ट बनाते हैं, और उससे हम डिड्यूस करते हैं कि हम लोग एप लाइक क्रीचर्स आए। जिसको ये बेवकूफ, ये एथियस्ट, मैं बड़ी सख्त लैंग्वेज इनके लिए यूज कर रहा हूँ, बेवकूफ लोग हैं ये, जाहिर बात है। लग भी रहा है कहते वैसे हैं तो, कि ये कह लें, कोई बिल्कुल मसला नहीं जी। ये लोग कहते हैं कि फैक्ट है, जो कि कभी भी ये चीज फैक्ट नहीं बन सकती, और इसको प्रेजेंट करना, चार्ट्स दिखाते हैं। बहुत से मुसलमान जो हैं वो ये देखते हैं कि जने फॉसिल्स हैं भाई, और उनकी ड्राइंग्स कुछ इस तरह की बनाई होती हैं जो कि बंदर की तरह दिखते हैं, जो कि स्पेक्युलेटिव ड्राइंग्स हैं। जैसे कि प्रोफेसर जोनाथन वेल्स जो कि एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि ड्राइंग्स जो हैं वो मोस्टली इमेजिनेटिव होती हैं, इन लोगों की असम्पशंस पे बेस्ड होती हैं। तो इस तरह की ये लोग बकवास करते हैं, और इनकी ऑडियंस जो है वो सुनती है और सोचती है कि वाह भाई वाह, कमाल हो गया। अच्छा अबूजर आजकल भाई, ये भी जी बताइए। जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये कहने लगा था कि मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से कोई भी आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं अगर सोशलॉजिकली भी अगर चीज़ों को देखें माशरती और समाजियात के हवाले से, तो हमें ये पता चलता है कि इंसानों में जब एक नज़रिया सामने आता है, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जब कभी कोई आइडियोलॉजी आई है, तो उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कुछ रेडिकल्स होते हैं जो उस नज़रिए को हाईजैक कर लेते हैं। अभी जिस तरह आपने एक बात की कि एकेडमिक्स होते हैं, मसलन अगर एवोल्यूशन को आप लेते हैं, तो एवोल्यूशन, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट वी कॉल साइंटिफिक एवोल्यूशन, ठीक है, या ह्यूमन एवोल्यूशन, इवन यू से ह्यूमन एवोल्यूशन, और दुनिया की किसी चीज की भी आप एवोल्यूशन माने, तो वो एवोल्यूशन को डार्विनियन एवोल्यूशन के साथ, या डार्विनियन की भी अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आई हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं और कन्फ्लिक्ट भी करती हैं, और बाज़ जगह पर वो एक जगह पे मिलती भी हैं। वो सारी अजम्पशंस हैं, स्पेक्यूलेशंस हैं, जिस तरह आपने उसका जिक्र भी किया, इमेजिनेटिव है। हुआ क्या है असल में कि इस पर तो रिसेंटली माशाल्लाह सबूर भाई ने प्रोग्राम किया अपने चैनल पर, जो एकेडमिक सेंसरशिप है, डार्विनियन एवोल्यूशन को जो लोग रिफ्यूट कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उन पर, उनके आर्टिकल्स पर, उनके सर्च पेपर्स पर ये सेंसरशिप डाली गई है, और वो तो बकायदा पूरी एक लॉ फाइट भी और लीगल फाइट भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं है ना एजुकेशन में, कि हमारे नज़दीक एजुकेशन तो वरी नहीं करती। हमारे इंडिया के अंदर तो चलो कदरे बेहतर है, पाकिस्तान के अंदर तो इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं है कि आप जब एजुकेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ चंद गिनती के मसले चसले हैं जिनके ऊपर बात करते हैं, मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। तो हमारे यहाँ एवोल्यूशन को, ये किस तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन को एक फैक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है, और ये लोगों के जहनों में डाला जा रहा है कि जनाब ये तो प्रूव हो गई हुई है, कब की, ये तो मसला ही हल हो गया हुआ है,
और अभी ये पता चल रहा है कि जनाब किस तरीके से इन लोगों के खुद डिनाई उसको कर रहे हैं, खुद एथियस्ट खुद डिनाई कर रहे हैं जो सेंसेबल और रैशनल एथियस्ट हैं। तो ये हाईजैकर्स हैं बेसिकली, साइंस को और थ्योरीज को ये लोग हाईजैक करके, और पीछे पूरा इनका एक एजेंडा है। जब ये फंड करते हैं तो फंड्स के जरिए से इसको करते हैं। डॉकिंस का मुझे याद है, वो गालिबन ऑक्सफोर्ड के अंदर उसकी एक चल रही थी, एक टॉक चल रही थी, उसमें वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आती, यानी वो बड़ा परेशान था कि गॉड डिल्यूजन लिखने के बाद वो कहता है कि मैं वो जो असर पैदा करना चाहता था, मैं वो असर पैदा नहीं कर सका। और उस पर फिर उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि जो टर्किश अदनान उमर जो द एटलस ऑफ क्रिएशन नामी जो लिखता है, टर्किश का राइटर है, वो कहता है मुझे, हारून याहिया जिसका नाम है, पेन नेम, वो कहता है मुझे ये समझ नहीं आती कि इनको कहाँ से फंड्स हो रहे हैं और ये कहाँ से कर रहे हैं। मतलब पूरे का पूरा एजेंडा, जिस तरीके से ये उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो ये पूरा एजेंडा जो है, इसके पीछे एक पूरी टीम बैठी, पूरा माफिया बैठा हुआ है जो फंड करता है और झूठ को हक बनाकर और सच बनाकर पेश करता है। यही वो सारी वो ड्राइंग्स और ये सारी डायग्राम्स बनाकर पेश कर रहे हैं। और देखें आप, वो बात कर रहे हैं, आपने ये वीडियो चलाई, मैं यहाँ पॉइंट नाजरीन के लिए भी रखना चाहता हूँ कि होमो इरेक्टस की जब उसने बात की है तो लाइक ही इज प्रिटेंडिंग के पता नहीं कितना बड़ा वो फैक्ट बयान कर रहा है, यानी इतनी बोंगी अजम्पशन को और अपनी एक ख्याली पलाव को, इमेजिनेशन को, साइंटिफिक इमेजिनेशन इवन यू कैन से, वो इस तरीके से पेश कर रहा है अनसाइंटिफिकली कि ये एक फैक्ट है। और वो कह रहे हैं हमारे सामने आ जाए तो वो छोटे से हैं, बस सामने कहां से आ जाए, वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो सामने कहां से आ जाए। और अगर आप मान लो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इरेक्टस के अगर आपको मिल गया है, तो वो है ही नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। जो ड्राइंग्स आपने बनाई हैं कि वो एप लाइक कोई ह्यूमन था जो दो पांवों पे खड़ा हो गया, चल, दे डोंट इवन एग्जिस्ट, वो कहां से आएगा। अच्छा, फिर जब इस्लाम की बात आती है तो ये कहते हैं कि जनाब हम खालिस तहकीक करेंगे, पॉजिटिविज्म आ जाता है, और जनाब एम्पीरियल एविडेंसेस और जनाब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, और हमें हाथ लगवाओ, यानी उस वक्त ये ठेठ टिपिकल एक फ्री थिंकर बन जाते हैं। और जब डार्विनियन एवोल्यूशन की बारी, और खास तौर पर ये जो सारा शजरा कॉमन एंसेस्टर का ये ड्रामा शुरू करते हैं और उसको भी गलत पेश करते हैं, उसका ड्रामा आता है तो ये फौरन कहना शुरू कर देते हैं जी हुआ होगा, ऐसा होगा, ऐसे हुआ था। तो ये उस वक्त जो है ना, ये तखमीनों पर आ जाते हैं। तो ये कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। मैं इनके सुनने वालों को भी कहता हूं कि जो इस वक्त सुन रहे हैं इन लोगों को, उन लोगों को भी चाहिए कि कम से कम आपने अगर फैसला दीन इस्लाम का इस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं तो कम से कम आप साइंस को भी उन उसूलों पर, या कम इनकी साइंस तो बेसिकली कोई और चीज है जिसको हाईजैक किया हुआ है, इनकी जो थ्योरीज और इनकी जो नैरेटिव है उसको भी तो कम से कम आप उसूलों पर परखें, तब आप एक जेन्युइन रैशनल फ्री थिंकर कहलाएंगे। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ नेम, just a brand, you can say whatever you want। जी माशाल्लाह आमिर भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात कही। पहली बात तो आपने कही कि ये कहता है कि होमो इरेक्टस हमारे सामने आ जाएंगे तो वो 4 साढ़े 4 फीट के थे। तो आपने कहा कि वो दे डोंट इवन एग्जिस्ट, और सही बात तो ये कि अगर उनके फॉसिल को भी हम ले लें तो वो भी 4.5 फीट के नहीं है भाई। फॉसिलाइजेशन एक इतना रेयर प्रोसेस है कि अगर इतने मिलियन लोग एग्जिस्ट करते होंगे तब जाके कहीं एक फॉसिल हमको मिल जाएगा, वो भी अगर इलाका अगर सूटेबल हो। इतना रेयर होता है फॉसिल हमको मिलना। तो वो फॉसिल मिला, उसके जो कि साइंटिस्ट कहते हैं कि वो 6 फीट तक जा सकता था होमो इरेक्टस की हाइट। तो सोचिए कि कितने नॉर्मल हाइट वाले इंसान थे, उसको ये लोग अपने असम्पशन को ध्यान में रखते हुए और चार्ट्स दिखा रहे हैं गूगल के, जो कि गूगल के चार्ट्स हम और आप जैसे लोग डाल सकते हैं आराम से बना करके जिसको ये लोग एविडेंस समझ के एक्सेप्ट करते हैं। और नीचे कमेंट आप पढ़ोगे ना तो इतने हिंदूज हैं, जाहिर बात है, वो पहले तो इसकी सारी फॉलोइंग हिंदू थी, तो वो इतने जाहिल हैं। अब जाहिर बात है, जिन्होंने लोगों ने इसको हारिस सुल्तान को प्रमोट किया था ना, हिंदूज ने सबसे पहले इसको प्रमोट करना शुरू किया। अब इसके उन लोगों के खुद के लोग एथियस्ट हो गए, मतलब उनको खुद को ज्यादा नुकसान हुआ। इस्लाम को तो क्या नुकसान होना था, उनको खुद को ज्यादा नुकसान हो गया, अपने लोग उन्होंने एथियस्ट कर लिए। तो ये इन लोगों की वो होती है। जाहिर बात है, अब आपने कहा कि डार्विनियन एवोल्यूशन को खुद एथियस्ट साइंटिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत मूवमेंट है, एक तो इंटेलिजेंट डिजाइन की मूवमेंट है, जिसको ये लोग कहते हैं कि ओ इसकी तो इंटेलिजेंट डिजाइन की तो बात ही ना करो, ये तो बायस साइंटिस्ट होते हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एक तरफा बात करते हैं। तो मेरे भाई, अब जो एथियस्ट साइंटिस्ट हैं, जिसको कहते हैं द थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन, ये मूवमेंट आई है थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन, ब्रदर सुबूर इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन एक ऐसी मूवमेंट है जो कि खुद एथियस्ट एग्नोस्टिक साइंटिस्ट डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट चला रहे हैं। तो उसको क्या कहोगे?
उसको भी ये कहोगे कि ये भी इंटेलिजेंट डिजाइन वाले साइंटिस्ट हैं। तो एनीवेज ये नहीं, इन अगर लोगों की बायस होंगी अगर जी, आप इसको इन कीजिएगा। इन अच्छा, जी आवाज़ इंशाल्लाह इको हम आ तो रही है। जी, ब्रदर मैं सिर्फ ये आमिर बताने भाई लगा हम हूँ तो उसपे वीडियो जी, बनाएंगे इंशाल्लाह। वो जो जी, ब्रदर मोरू ने भी एक वीडियो बनाई है जिससे जी, जी, बहुत सारे ज़रूर। मुसलमान जो कंफ्यूज हुए हैं, तो इंशाल्लाह हुँ, मैं ब्रदर सुबूर ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन हम जो करेंगे वो डिफरेंट अप्रोच करेंगे। हम लोग साइंटिस्ट और बुक्स के साथ ब्रदर मोरू की वीडियो जो है वो डिबंक करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि ब्रदर सुबूर ने दूसरी बात है जी, ऐसी अच्छा वो ये नहीं आपने करी। कहा बकर भाई, आपने ये कहा कि बायस उस मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप आगे चलें क्योंकि आपके पास काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं बताने के लिए जी और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। वो दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन माय टॉक। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बायस्ड और अनबायस्ड को जज कैसे करेंगे? ये कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाले या क्रिएशनिस्ट जो हैं, वो बायस्ड हैं, तो बायस्ड या अनबायस्ड की जो जज है, वो साइंस और एविडेंस होगा, आप नहीं, क्योंकि हम पार्टी बन चुके हुए हैं। मोमिनीन जो हैं, बिलीवर्स एंड एथिस्ट आर टू पार्टीज। उसका फैसला अगर साइंस पर होगा तो वो एविडेंस के साथ होगा। ये नहीं कि साइंस पर आपने मल मार लिया और आपकी जारादारी हो गई है। ये आपके घर की नहीं है, ये आपकी खाला नहीं है साइंस, ये सबकी साझी है। तो इसीलिए कोई अगर कहे कि इंटेलिजेंट डिजाइन बायस है, क्रिएशनिस्ट बायस्ड है, तो भाई हम एथिस्ट को बायस समझते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक पार्टी हैं और एथिज्म इज अ रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी एंड इट्स अ फैक्ट। जी, आप कैरी ऑन करें। जी, बिल्कुल एथियज़्म इज़ अ रिलिजन फिर मैं बोलने शुरू कर दूँगा तो बात कहीं और चली जाएगी। एक छोटी-सी जी। बात कह के एंड करता हूँ। इन लोगों ने रिलिजन बना दिया है एथियज़्म को। अब कहना भी क्या शुरू कर दिया है साइंस हाफ़िज़। अ, साइंस हाफ़िज़ हाँ, कि साइंस की पावर आपके साथ रहे। और स्पार्टैकस है वो गंदा गलीच इंसान। मैं सोच रहा था कि इसको इंक्लूड करूँ, फिर मैंने उसको काट दिया। इसमें डिबंक में मैंने कहा छोड़ो उसको डिस्कस नहीं करते, उसकी अब ज़्यादा व्यूवरशिप रही नहीं। तो वो बता रहा था कि उसको हार्ट अटैक वगैरह आया होगा। वो कह रहा था कि जब मुझे एम्बुलेंस में डालने लगे तो लोग कहने लग गए, ज़ाहिर बात है वो कहीं ऐसी जगह फॉरेनर वगैरह में रहता है, तो उसको कहने लग गए कि गॉड विल सेव यू। तो उसने कहा कि ओनली साइंस कैन सेव मी। मुझे इन लोगों ने रिलीजन बना दिया है, ये एक सेपरेट रिलीजन बन चुका है। तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस चेक करिए। जो एक छोटी सी दुम लटक रही है हमारे पीछे, उसका कोई मकसद नहीं है। एब्सोल्युटली कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर साइंसदान मुत्तफिक हैं कि इसका कोई मकसद नहीं है। इसके ऊपर साइंसदान मुत्तफिक हैं कि इसका कोई मकसद नहीं है। या आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा साइंसदान जो आपको, जैसे अगर आपने हारिस से पूछा कि भाई इसके अंदर चिप है, इसके अंदर ब्रेस है, इसका क्या मकसद है? हारिस तो टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर नहीं है, तो इसलिए हारिस ने तो कह दिया, लेकिन आपको कोई एक्सपर्ट उसका बता देगा। लेकिन आपको कोई हयातियात का, बायोलॉजी का एक्सपर्ट ये नहीं कहेगा कि ये जो छोटी सी दुम लटक रही है इसका मकसद है। तो आमिर भाई कितने कॉन्फिडेंस से ये जो जाहिल है अपनी बात कह रहा था। एग्जैक्टली। अब डिबेट के अंदर जो है वो इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो मजा आ जाए। जाहिर बात है आपको ऐसा लगेगा कि इसके सुनने वाले इस जो सुनने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज ये ही इज कॉन्फिडेंट तो जो भी बोल रहा होगा वो सच बोल रहा होगा। और 3-4 साल में इसने कुछ सीखा ना सीखा, मुंह जोरी इसने बराबर सीखी है मेरे हिसाब से। मुंह जोर कंप्लीट हो चुका है। और एविडेंस कुछ नहीं। बात जो बोलेगा वो अनसाइंटिफिक होगी, वो प्रीवियस कोई थ्योरीज चल रही होंगी, वो सालों पुरानी थ्योरीज चल रही होंगी, तो वो उनको बोल देगा और सोचेगा कि मैंने इस्लाम को डिबंक कर दिया। तो इतनी कॉन्फिडेंस से इसने बात कही कि जो हमारी जो टेल बोन होती है कॉक्सिक कि उसका कोई पर्पज नहीं होता। हालांकि जो कि कंप्लीटली जहालत बात है। टेल बोन जो साइंटिस्ट बताते हैं वो बताते हैं कि ये बहुत सारे फंक्शंस जो है वो सर्व करती है, इंक्लूडिंग हमारे बैठने से लेके हमारे हर चीज में जो कॉक्सिक है वो हेल्पफुल होती है। अब जाहिर बात है ब्रदर सबूर ने चैलेंज किया था मोरू को। मोरू ने भी ये वीडियो में डिस्कस किया है। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर इन लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि हमारे अंदर कोई वेस्टिजियल रूडिमेंट्री ऑर्गन्स हैं तो उनको निकलवा दो। उन ऑर्गन्स को निकलवा दो अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन है जो कि एवोल्यूशन के, डार्विनियन एवोल्यूशन के रेमिनेंट्स हैं, जो इर्तिका के जरिए जो एवोल्यूशन से होती आ रही है तो वो हमारे अंदर रह गए। उनको ना तो एवोल्यूशन ने वाइप ऑफ किया और ना ही उनको कोई फंक्शन छोड़ा। तो वो एवोल्यूशन की निशानदेही करते हैं, एवोल्यूशन का प्रूफ देते हैं। तो हमारा सिंपल सा चैलेंज है, अगर तुमको लगता है कि कोई ऑर्गन आपका जंक है तो उसको निकलवा दो, फिर आपको उसका फंक्शन पता चलेगा। और यही हुआ। अपेंडिक्स को लोग कहते थे कि अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन जो अपेंडिक्स है ह्यूमन की वो फंक्शनलेस है।
अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको निकलवा दिया, तो उनके डायरिया के केसेस और उनकी पेट की बीमारियां बढ़ गई। तो इससे साइंटिस्ट ने रिजल्ट निकाला कि अपेंडिक्स जो है वो गुड बैक्टीरिया को डायरिया उसमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारा इंटेस्टाइन जो है वो क्लियर रहता है, हमारा पेट जो है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब हम मोरू की वीडियो पे बात करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बुक दिखाऊंगा मैं जोनाथन वेल्स की। और सेम केस कॉक्सिक के साथ है। इसको प्रीवियसली 200 साल पहले सोचा जाता था। जाहिर बात है अब भी कुछ लोग सोचते हैं, मतलब अब तो इन जैसे लोग सोचते हैं जाहिल कि कॉक्सिक का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इन रियलिटी हमको सपोर्ट करती है हमारे बैठने में, खड़े होने में, चलने में। आपकी मसल्स इससे अटैच होती हैं। आप इसको निकलवा देंगे तो आप सही मायने में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप अपने अंगूठे के बिना जिंदा रह सकते हैं आमिर भाई। आपका हाथ भी कट जाए आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी ऑर्गन के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपने अपनी वो जो लग्जरी लाइफ थी वो तो खो दी। आप अपने घर, जो कि पूरा घर होता है, आप उसके घर के डिजाइन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उस घर का जो डिजाइन है वो उसकी ब्यूटी है, उससे वो घर लगता है। उसी तरह आप अपने ह्यूमन की बॉडी के अंदर 5 की जगह कम उंगलियां होती, चल जाता, हमारा 1 किडनी होती, हम जब भी जी लेते। जस्ट बिकॉज आप किसी चीज के बिना जिंदा रह सकते हो, इट डजंट मीन कि वो वेस्ट है। और अब हम हारिस सुल्तान के बगैर जिंदा रह सकते हैं, डजंट मीन कि हम इसको शूट कर दें, राइट जी? कैरी ऑन। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इसको बिल्कुल इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं और हमें तो खुशी होगी। या तो अल्लाह ताला हिदायत दे या फिर जहन्नुम का सख्त अजाब दे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसके जो इनका जो चेला है उस पे भी हम आएंगे, गालिब बोंगा, गालिब बोंगू जी, इंशाल्लाह इस पे भी आएंगे। इन्होंने एक नया चैनल बनाया है, साइंस कहानी। तो अब देखेंगे हम कि हाँ कहानी बात। तो इन्होंने 2 वीडियो डाली हैं, तो मैंने दोनों वीडियो देखी और मैंने कहा कि बताओ 2 वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो और उसमें इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां। तो मैंने दोनों वीडियो देखी, दोनों ही गलत साइंटिफिकली। साइंस को छोड़ो, कहानी कहानी है इसमें। तो इंशाल्लाह मैं उसको भी उस पे भी आऊंगा वीडियो पे। तो पहले तो अभी इस पे हैरिस की एक आध वीडियो और रह गई है, क्योंकि टाइम मैंने बताया 1 घंटा हम कम से कम करेंगे स्ट्रीम, तो और ज्यादा ही हो गया माशाल्लाह। तो अब ये वीडियो आते हैं इस पे। सूरज के मदार से क्या ताल्लुक है? सूरज का मदार जो मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द है, दिन और रात का ताल्लुक तो जमीन के रोटेशन से है ना। लेकिन वो अल्लाह में बताने भूल गए। नहीं, ये एक आयत नहीं है, ये चैप्टर 14 वर्स 33 नहीं, चैप्टर 16 वर्स 12 भी देखें। ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड द मून। उसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए हैं और सूरज और चांद बनाए हैं और सितारे बनाए हैं। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर ए पीपल हु रीजन। हाँ, अब इसमें भी दिन और रात का सूरज और चांद से क्या ताल्लुक? अच्छा चले आगे चलते हैं। चैप्टर 21 वर्स 33, एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल हेवनली बॉडीज इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। ये वो है खुदा जिसने दिन और रात को बनाया और सूरज और चांद के मदार बनाए। अब क्या इसका ताल्लुक है? इसी तरह की अगली भी इसकी इस तरह की 8 और आयतें हैं। चलें एक और। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत भी बिल्कुल एक्यूरेटली अपनी बात कह रही है, लेकिन ये स्टूपिड इडियट हमेशा से चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाता है। अब मैं आपको कुरान का मिरेक्युलस नेचर दिखाता हूँ। कुरान ने कहा अल्लाह ने बनाए नाइट एंड डे, सूरज और चांद हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ठीक है, अब नोट करने वाली बात यह है, रात और दिन कहाँ पर होते हैं? रात और दिन अर्थ पर होते हैं। और अल्लाह ने बनाए सूरज और चांद, रात और दिन जो कि अर्थ पर होते हैं, और सूरज और चांद ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान कितनी एक्यूरेटली इन फिनोमेनास को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर कुरान डायरेक्टली अर्थ की मूवमेंट के बारे में बात करता तो पुराने लोगों के लिए ये एरर हो जाता, क्योंकि पुराने लोग सोचा करते थे कि अर्थ स्टैटिक है। तो कुरान ने इनडायरेक्टली अर्थ की मूवमेंट की बात करी रात और दिन की बात करते हुए। रात और दिन का इस आयत में जिक्र इसी वजह से है ताकि अर्थ की मूवमेंट की भी बात इनडायरेक्टली हो जाए। तो दिन और रात को अल्लाह ने इन आयतों में इसी वजह से इंक्लूड किया है ताकि गौर करने वालों को एक साइन मिल जाए और बेवकूफों को एक अजम्पशन मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिर भाई ये आयत थी और इन पे इनका एतराज था। अच्छा, ये आज भी सोचता है कि कुरान जो है ये कह रहा है कि जमीन तो स्टैटिक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो सूरज और चांद घूम रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है
कि इन लोगों को अपनी इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ती है कुरान में कोई भी एरर बताने के लिए। ये 1400 साल पुराने इंसान के लिए आमिर भाई ये कहना कितना आसान था कि जमीन चपटी है, फुल स्टॉप, और सूरज और चांद इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कितना आसान था 1400 साल पहले, अगर माज़अल्लाह ये कुरान जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये कहना कितना आसान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उस हदीस में भी, जो हदीस ये लोग कोट करते हैं अक्सर, कि सूरज जो है वो अल्लाह के सिंहासन के नीचे चला जाता है, थ्रोन के नीचे चला जाता है, तो कितना आसान था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहना कि सूरज जो है वो धरती के नीचे चला जाता है, अर्थ के नीचे चला जाता है। और इन आयतों में भी, जो कुरान की आयत ये लोग कोट करते हैं, कितना आसान था ये कहना कि सूरज और चांद जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ना, कुरान ने ये नहीं कहा। कुरान ने कहा अल्लाह ताला ने बनाए रात और दिन, सूरज और चांद हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अब नोट करने वाली बात ये, जैसे कि मैंने वीडियो में पॉइंट आउट किया, कि रात और दिन कहाँ पे होते हैं? रात और दिन अर्थ पे होते हैं। बिना अर्थ के आपके पास रात और दिन नहीं होने के। बिना अर्थ के अंधेरा और रोशनी होता है। रात और दिन का अगर इसमें इंक्लूजन है, तो वो अर्थ की वजह से है, जो कि अर्थ पे होता है। अल्लाह ताला ने बनाए रात और दिन, सूरज और चांद हर एक अपने अपने महवर में तैर रहे हैं। तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि रात और दिन भी तैर रहे हैं। सूरज और चांद और रात और दिन जो कि अर्थ पे होते हैं, वो भी तैर रहे हैं। तो ये कितनी एक्यूरेट आयत है। हालांकि इन लोगों को जब अपनी एरर क्लेम करना होता है, तो ये इंटरप्रिटेशन लगाते हैं कि क्योंकि इसमें सूरज और चांद का भी जिक्र है इन आयतों में, तो इट मीन्स के अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं। वो असम्पशन लगाते हैं अपना, जबकि 1400 साल पुराने इंसान के लिए कितना इजी था ये कहना कि रात, सूरज और चांद जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। बात खत्म, सारा मसला खत्म हो जाता। ना हम इसको डिफेंड कर पाते, और ना ही ये कुछ और। जाहिर बात है, फिर तो हम भी इनकी तरफ हो जाते हैं ना आमिर भाई। अगर इस तरह की फिजिकल चीजों को इस तरीके से बाइबल की तरह कुरान डिस्क्राइब करने लगता, फिजिकल थिंग्स को जो कि सब हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर बाइबल की तरह कुरान डिस्क्राइब करने लगता, तो हम क्यों अंधभक्तों की तरह पीछे पड़ते? हम तो तुम्हारी तरफ बैठ के हम तो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे होते। अगर इतने ही एरर होते जैसे कि बाइबल कंटेन करती है, जो कि बिल्कुल साफ तौर पर कहती है कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है, जिसको कि रोका गया है किसी चीज पर। अब कुरान में इन लोगों को इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा इनका जो सारा वर्क होता है वो तफसीर बेस होता है, जो कि इंसानों ने लिखी है। सारा वर्क तफसीर का, और कुछ आयतें जो कि इनके एजेंडा को सूट करती नहीं है, वो इनको इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ती है। 1400 साल पुराना इंसान इस तरह का 1400 साल पुराना इंसान इस तरह का कलाम लिख ही नहीं सकता, जिसको 14वीं सदी में भी इंटरप्रिटेशन से तुमको अपने क्लेम साबित करने पड़े। 1400 साल पुराना कलाम अपने आप बोल जाएगा कि मैं एरर हूं, अगर वो इंसान की तरफ से होता। अपनी इंटरप्रिटेशन लगाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं थी। ये आयत तो बिल्कुल क्लियर है कि सूरज और चांद अल्लाह ताला ने रात और दिन बनाए, रात और दिन अर्थ पे होते हैं। बिना धरती के, बिना अर्थ के रात और दिन नहीं होता, बिना अर्थ के होता है रोशनी और अंधेरा। तो ये कहना चाहिए था अल्लाह ताला ने बनाया रोशनी और अंधेरा, सूरज और चांद हर एक अपने अपने महवर में तैर रहे हैं, लेकिन वहां जिक्र है रात और दिन का। जब रात और दिन का जिक्र आ गया ना, तो इसका मतलब है कि रात और दिन भी तैर रहे हैं अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में। तो ये क्लियर मिरेक्युलस आयत है, जिसको ये लोग अपने इंटरप्रिटेशन से बनाने की कोशिश करते हैं कि ये आयत एरर है। माज़अल्लाह, जो कि कभी भी ये लोग अपनी पूरी जिंदगी इसमें खर्च कर दें, कभी कुरान में एक एरर नहीं निकाल पाएंगे। और मेरा भी लाइफ टाइम चैलेंज है जी कि इन अबू लोगों जर भाई को। जी, आपने बात कर ली, सॉरी आप करने। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक, मैं ये कहने लगा था कि आपने बड़ा प्यारा पॉइंट यहाँ पर लिया कि रात और दिन का जहाँ पर जिक्र आया है, इनको ये समझना चाहिए कि रात और दिन अर्थ की मूवमेंट के बगैर हो नहीं सकता। एक तो आप कह रहे हैं ना कि अर्थ का वहां पर मौजूद होना, मैं कहता हूं अर्थ की मूवमेंट के बगैर भी नहीं हो सकता। मतलब अर्थ मौजूद भी हो मगर मूव ना कर रही हो, उसके बगैर भी रात और दिन नहीं हो सकता। क्योंकि जो रात और दिन का कॉन्सेप्ट और एग्जिस्ट जिस तरीके से रात और दिन इस वक्त कर रहे हैं ना, जो जिस शेप में कि ये अर्थ सर्वाइवेबल है, गोल्डी लॉक में होने के बावजूद जिस तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस, जिस तरीके से मूवमेंट है, अगर ये मूवमेंट एग्जिस्ट ही ना करे तब भी जमीन आसमान पर दिन रात इस तरीके से नहीं आ सकते कि ये सर्वाइवल बने। तो ये कहना कि वो सूरज और चांद की बात की है और जमीन की बात ही नहीं की है, तो जमीन में दिन और रात का होना जिस तरह आपने रिलेट किया है, वो उसकी मूवमेंट पर ही डिपेंडेंट है, उसके अलावा तो हो भी नहीं सकता। नंबर एक। नंबर दो ये है, और इसीलिए सूरज जो है वो ईस्ट से राइज करता है और सेट करता है वेस्ट के अंदर, जो हमें महसूस होता है।
ठीक है ना, हमारे रिलेटिव टू जो इसके यहाँ पर रहने वाले हैं जमीन के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि रात और दिन का जिक्र जमीन के क्यों किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके नजदीक रात और दिन जो है वो सूरज, चांद और जमीन, इन तीनों के एग्जिस्ट करने के साथ होता है, और इनकी मूवमेंट्स, यस ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी मूवमेंट्स के साथ। मगर इसके साथ साथ ये देखें कि रात और दिन इंसानी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट्स रखते हैं अपने, रात और दिन। अल्लाह ताला ने 30वें पारे के अंदर कहा है कि वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया है। वजअलना नहारा माआशा, मुख्तलिफ आयात हैं आगे पीछे, वजअलना नहारा माआशा, और दिन हमने कारोबार के लिए बनाया है। इसका मतलब ये है कि वो चीजें जो बज़ाहिर हमें नॉर्मल रूटीन डे वर्क नजर आती हैं, उनके ह्यूमन लाइफस्टाइल के ऊपर एक इफेक्ट है। तो इस एतबार से भी समझना चाहिए कि दिन और रात जब कहा जाता है तो वो दुनिया के पूरे सिस्टम से रिलेटेड है, यानी दुनिया का इंटरनल सिस्टम भी है और उसका जो मूवमेंट है उसकी अपने एक्सेस के अंदर, वो भी उससे रिलेटेड है। बहुत शुक्रिया, मैं इस पॉइंट की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता था। जी आप कैरी ऑन करें सर। बिल्कुल, आपने भी बहुत जबरदस्त बात कही। हर तरीके से आप कुरान को देखेंगे, कुरान एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको 1400 साल पुराना इंसान और आज का मॉडर्न साइंटिस्ट गौर करने पर समझ सकता है। अगर 1400 साल पुराना इंसान है और वो कुरान पे गौर नहीं करता तो वो भी नहीं समझ सकता। बीच का कोई इंसान है, बीच इन जो भी इन बिटवीन में आया है, वो इंसान है, कुरान को ऐसी हल्के में लेगा तो वो भी नहीं समझ सकता। एक साइंटिस्ट आज के टाइम पर है, वो कुरान पे गौर नहीं करता तो वो भी नहीं समझ सकता, वो कहेगा क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, और समझ के पढ़ लिया तो सब कुछ समझ गया। और समझने वाले समझते हैं, जाहिर बात है। अब ये लोग जो हैं, जाहिर बात है इनके सामने आयतें हैं, बिल्कुल क्लियर आयतें हैं। अब ये लोग समझ के पढ़ते नहीं, अब अपनी इंटरप्रिटेशन लगा दें तो जाहिर बात है इन्हें कभी समझ में आने का नहीं, कभी भी इनके समझ में नहीं आएगा। और यही एक और यही चीज भी, यही सॉरी अबू जर भाई, सॉरी मैं काट रहा हूँ, आपने बड़ी प्यारी बात आप कर। दूसरी बात यह है, मुल्हिदीन का मसला यह है कि ये अरबिक टेक्स्ट पर गौर नहीं करते, ये ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं। और ट्रांसलेशन, वी मुस्लिम्स डोंट कंसीडर ट्रांसलेशन एज कुरान। कुरान कुरान है और उसका तर्जुमा और है। कुरान मेरी रिसर्च के मुताबिक, मैं नाकिस हो सकता हूँ, कुरान का तर्जुमा हो ही नहीं सकता। इसका सिर्फ मफहूम समझा जा सकता है, द मीनिंग यू कैन ओनली अंडरस्टैंड। तर्जुमा इसका हक अदा नहीं हो सकता। तो ये ट्रांसलेशंस पेश करके उस पर एतराज कर रहे हैं कि ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वो हर ट्रांसलेटर ने अपने टाइम, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो उस वक्त जिस टाइम में वो रह रहा था, कॉन्टेम्परेरी टाइम्स के इन्फ्लुएंस पर सामने रहते हुए तर्जुमा किया। आप आज अगर किसी शख्स का तर्जुमा देखें, मिसाल के तौर पर आप वहीदुद्दीन खान साहब हैं इंडिया के, उनका तर्जुमा देखें और आप पीछे चले जाएं, अब से 500-600 साल पहले किसी ने उर्दू में तर्जुमा किया है तो, या 300 साल पहले किसी ने तर्जुमा किया है, 200 साल पहले किया है, आपको बड़ा वाज़े प्रोमिनेंट डिफरेंस नजर आएगा। तो क्या हम उस तर्जमे की बुनियाद के ऊपर इख्तलाफ करना शुरू कर दें? सिमिलरली जैसे हुआ था उन आयात के साथ जिनके बारे में अबू जर भाई कहा जाता था कि अल्लाह ताला ने कहा 5 चीजें ऐसी हैं जिनको मेरे अलावा कोई नहीं जानता, उनमें से एक माँ के पेट में क्या है। पिछले लोगों ने उसकी जो तफसीर की या ट्रांसलेशन की, उससे यह पता चलता था कि ये बेबी का पता नहीं चल सकता कि वो मेल है, उसके जेंडर का नहीं पता चल सकता। इन्होंने उस पर एतराज़ात करना शुरू कर दिए। अब नई जो और हकीकत यह है कि अगर आप अरेबिक टेक्स्ट को सामने रखें तो वो ट्रांसलेशन उसको मैच ही नहीं कर सकता। जो वर्ड्स, जो टर्म्स कुरान ने इस्तेमाल किए हैं अरबिक के अंदर, अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं, वो इतनी यूनिवर्सल हैं कि उनको वो टाइम उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करता। ये जैसे अबू जर भाई ने कहा कि 1400 साल पहले वाला इंसान ये भी कह सकता था, मगर वो इंसान कह सकता था। अबू जर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर अल्लाह कहता तो वो वही कहता जो कुरान में है। बहुत शुक्रिया। जी, आपने और बहुत ज़बरदस्त बात की। आप एक और टॉपिक जो है खोल दिया। आई एम सॉरी फॉर ज़ाहिर दैट। बात है, नहीं, मैं तो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझता था, आपने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं। अच्छा, मैं इस इंसान को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता, आपने देखा होगा मैंने इसके ऊपर चंद ही वीडियो बनाई है। जी उसकी जी वजह ये है आमिर भाई कि ये इंसान जो है वो इस कदर जाहिल इंसान है, मैं इसको किसी खाते में गिनता ही नहीं। और इसके ऊपर हमने रात भी बात करी ये थी। मैं रेक्टस, जैसे कि ये रेक्टस होगा मेरे ख्याल से, ठीक हो गया जी। हाँ, मेरे ख्याल से ये इरेक्टस है। और इरेक्टस, इसकी शक्ल भी सबसे पहले बार मेरी चैनल पे दिखाई थी। मैंने अचानक से इसने 5 घंटे बाद इसका माइक ये सामने से हट गया था। तो किसी ने मुझे ओ कहा कि देखो 5 घंटे बाद इसको सुनो,
और इसका माइक हट जाता है। तो मैं गया तुरंत, वो भी इत्तेफाक से, बहुत इत्तेफाक होता है कि मैं कभी अपना चैनल के कमेंट्स जो है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने देखा था ना वो कमेंट, वो देखता हूँ तो वो अल्लाह ताला ने दिखाना चाहा तो वो दिख गया। तो मैं चैनल पे गया तो उसका चैनल का वो इसके माइक हट गया एकदम, और मैंने स्क्रीनशॉट खींच के उसको वायरल किया। अब ये कहता है कि तुम लोग मेरा चैनल, मेरा चेहरा क्यों दिखा रहे हो जब मैं चाहता नहीं, इससे मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है। ओ बेवकूफ इंसानों, तुम लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाते हो जिसको तो हम चाहते ही नहीं, तो हम तुम्हारा क्यों ना दिखाएं। जाहिर बात है, मैं तो जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ को इससे खतरा हो सकता है। जाहिर बात है, अगर तुम किसी अनसेफ जगह पे रहते हो तो तुम वो काम क्यों करते हो जो तुमको खुद को पसंद नहीं। तुम जब तुम जानते हो कि मुसलमान अपने नबी का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तुम तो उनका मजाक बनाते हो चेहरा दिखा करके, जानबूझ के ऐसा करते हो जिससे मुसलमानों को चोट पहुंचे। तो हम भी करेंगे, जाहिर बात है। तो अब इसकी, जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि इसने एक चैनल बनाया है, साइंस कहानी। जी तो जी। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने इसकी वीडियो देखी तो स्टार्टिंग में इसने एक बात बोली है। मैं इंशाल्लाह दोनों वीडियोस की डिस्कस करूंगा। इन्हें अभी तक दो ही वीडियोस डाली हैं और उन पर अच्छा खासा मेरे हिसाब से इसने पेमेंट वगैरह करके और सब कुछ खरीद रखा है, मतलब खर्चा कर रखा है। जाहिर बात है, पता चल रहा है कि फंड मिल रहा है। पहले तो उसके बड़े बेढंगे से वीडियो होते थे, तो उस पे इसने खर्चा किया है। तो पहले, उससे पहले मैं आपको इसकी वीडियो सुना देता हूँ। हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और इसी तरह सभी सितारे और सोलर सिस्टम में पाई जाने वाली सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हमारे सूरज के तो आपने सुना कि इसने कहा कि सब चीजें सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो कि साइंटिफिकली एक कहानी है। इसके साइंटिस्ट इसको सिर्फ बोलते हैं वो भी बच्चों को समझाने के लिए। तो इनने चैनल का नाम रखा हुआ है साइंस कहानी, जबकि इन रियलिटी हर चीज जो है वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रही है। अब तो ये चीजें बच्चों को भी पढ़ाने लग गई। ये नासा की वेबसाइट है बच्चों के लिए। तो प्लैनेट्स एंड स्टार एक्चुअली ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, जो कि पहले के लोगों को होया करती थी जब साइंस वगैरह की ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, कि हर चीज जो है वो सितारों के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि हर चीज जो है वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रही है, जो कि सितारे के पास होता है। जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि इन रियलिटी अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रही है। और ये बातें कई जगह पे साइंटिस्ट जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ ना इनको पढ़ना पसंद करते हैं। इनके जैसे तो खासकर साफ साफ लिखा हुआ है, रियल साइंस, ये आर्टिकल है साइंटिफिक, बट द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। The center of mass of our solar system is very close to the sun itself, but not exactly at the sun's center. तो सन के सेंटर में अगर कॉमन सेंटर ऑफ मास होता तब तो हम ये कह सकते थे कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती है। लेकिन जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है हर एक ऑब्जेक्ट का, आप इसके ऊपर बड़े आराम से रिसर्च कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको कॉमन सेंटर ऑफ मास के बारे में समझा देंगी कि कॉमन सेंटर ऑफ मास क्या है, ये कैसे वर्क करता है। ये एक इनविजिबल चीज होती है, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स जब स्पेस टाइम में फ्लोट करते हैं तो तब ये क्रिएट होता है कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितने मास वाली है, तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि कॉमन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। यानी तो वो कॉमन बेसिकली सेंटर, इनविजिबल होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनविजिबल होती है, लेकिन ये सन के पास होती है, जिस वजह से हमको ऐसा लगता है देखने से कि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इन रियलिटी ये नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। जैसे इसने कहा ना साइंस कहानी, तो ये बहुत पुरानी कहानियां खोल के बैठ गया। इसका साइंस से तो कोई ताल्लुक है नहीं इसने बिल्कुल भी। पुरानी, ये सिंगल बुक स्कॉलर होते हैं, मैं इनको कहता हूँ। बगल में एक किताब होती है और कहते हैं जी हम स्कॉलर हैं। तो ये बेसिकली सिंगल बुक स्कॉलर हैं। उन्होंने कोई पुरानी किताब धूड़ से निकाल के खोल ली होगी, चलो जी साइंस कहानी सुनाते हैं, चलो जी। ये किया इन्होंने बेसिकली। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसकी साइंस से रिलेटेड 2-4 वीडियोस सुनी होंगी। मैं इसको ज्यादा तवज्जो देता नहीं। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा जाहिल है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी बेसिक सी नॉलेज भी नहीं। इसके आर्गुमेंट एथियज्म के हवाले से इतने बोंगे हैं, बस मुंह जोरी। वो मैंने बताया आपको कि सब लोग 3-4 साल से यूट्यूब पर हैं और इतनी मुंह जोरी आ चुकी है, इतनी मुंह जोरी आ चुकी है। अगर इनके पास कोई एकेडमिक चला जाए, वो अपनी प्रॉपर सबूत के साथ कोई आर्गुमेंट रख दें, इनसे नहीं जीत सकता वो, क्योंकि इनके ये मुंह जोरी इतने जबरदस्त हो गए हैं। एक आर्ट होती है मुंह जोरी, आमिर भाई, आप मुंह जोर से नहीं जीत सकते। आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो जाएं,
आप कभी भी ऐसे शख्स से, रिचर्ड डॉकिंस है, रिचर्ड डॉकिंस जो है वो विलियम लेन क्रेग से कभी डिबेट नहीं करता। हम्म अब वो कहता है कि मैं प्रोफेशनल डिबेटर से डिबेट नहीं करता। बहुत सी बार उसने ये भी आर्गुमेंट दिया है कि मैं साइंटिस्ट से डिबेट करता हूँ सिर्फ, हालांकि ये बात गलत है, उसको क्योंकि तो लेनेक्स प्रोफेशनल जो है डिबेट उसने पछाड़ दिया था, जॉन लेनेक्स जो है, उनके साथ उसकी डिबेट हुई है, उन्होंने उसको शर्मिंदा करके रख दिया। सो बेसिकली ही इज नॉट अ डिबेटर। या और इंटरव्यू में भी डॉकिंस जो है वो बहुत स्टूपिड है मेरे हिसाब से। मैंने उसके स्टूपिडिटी सुनी है कई सारे उसके, जाहिर बात है बहुत सारे गॉड में के बिलीवर्स के साथ उसका इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने सबसे पहले यही चाहा कि इसको पछाड़ना है किसी तरह। मेहंदी हसन के साथ इसका इंटरव्यू हुआ था, जी तो जी वो भी बड़ा जबरदस्त, इसमें भी डॉकिंस जो है वो क्लूलेस था। स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि डॉकिंस इज टेकिंग ओवर, बट एट द एंड जो मेहंदी हसन ने उनको जवाब दिया वो वाकई में काबिल तारीफ था। वो हालांकि मेहंदी हसन ने ट्रू इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं किया, मैं होता शायद वहां पे कुछ और उनको डॉकिंस को जवाब देता। लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़ा जबरदस्त था। और इसी तरह एक जॉनथन सैक्स, एक ज्यू हैं, उनका उनके साथ इसका डॉकिंस का इंटरव्यू हुआ था बीबीसी पर। तो वहां पे डॉकिंस, जाहिर बात है बहुत सारे लोग इसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और जवाब ये ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल बोंगे देता है। इसकी में कला है जवाब देने की, जाहिर बात है जब इसके लोग उन्हें बुक को इतना पसंद किया, गॉड डिल्यूजन को। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे, जैसा आपने बताया जॉन लेनॉक्स के साथ, मैंने वो देखा नहीं। आई थिंक मैंने इसके इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन उसमें तो ये कम्प्लीटली, चाहे कितने अच्छा आर्गुमेंट दे सामने वाला, उससे अच्छा आर्गुमेंट, जाहिर बात है जिसके साथ इसका इंटरव्यू होता है वो लोग भी बेवकूफ नहीं होते, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, इसके आर्गुमेंट्स वही कॉपी पेस्ट होते हैं कुछ प्रीवियस लोगों के, तो वो बड़ा अच्छा इसको जवाब दे देते हैं। अच्छा, अब ये गालिब साहब की वाली बोंगी आ गई, इनकी पहला साइंस कहानी की हमने शुरुआत कर दी। इंशाल्लाह जो भी कोई देखेगा तो हमारी वीडियो को याद करेगा, इसको तो मैं अलग से भी डालूंगा इंशाल्लाह। ठीक, जरूर। तो अब इसकी दूसरी वीडियो पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक और इनके थोड़ा सा लोगों को नॉलेज दिखानी है। लोग मेरे चैनल पर आके कमेंट करते हैं तो मेरे दिमाग की ब्रेन सेल्स मर जाते हैं 2-4, जब लोग आके मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि गालिब कमाल को सुनो, गालिब कमाल इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो मैंने जब जाके इनको सुनता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का ही मटेरियल मिलता है इनके यहाँ। जबरदस्त है, मौजूदगी में ही नजर आती है। इसके अलावा आपको बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल बेहंगम और बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सा सिस्टम नजर आती है। तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का मतलब यह है कि तमाम जानदार जितने आज आप ज़मीन पर देखते हैं, ये तमाम के तमाम एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक यकसा जद्द अमजद यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं या इर्तिका इनका हुआ है। ये भी एक बेवकूफी है कि ये बेवकूफ लोग एवोल्यूशन का मतलब ये सोचते हैं कि इसका मतलब है कि तमाम जानदार एक कॉमन एंसेस्टर से वजूद में आए हैं। एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है चेंज ओवर टाइम। जैसे एक ओल्ड मॉडल फोन एक मॉडर्न फोन में बदल गया, ये भी एवोल्यूशन है। और आप छोटे से बड़े हो गए, ये भी एवोल्यूशन है, ये भी एक टाइप का एवोल्यूशन है। और आप मरियम वेबस्टर पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां भी एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं लिखी है कि आप सब लोग एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये नहीं है एवोल्यूशन की डेफिनेशन, और इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एक बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपकी रूट ही गलत है। जो आपने स्टार्टिंग में बताया वही आपने गलत लोगों को इंफॉर्मेशन दी। बल्कि खुद साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन को मानते हैं वो खुद इस सिंगल एंसेस्टर वाली बात से डिसएग्री करते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट क्रेग वेंटर, जिन्होंने फर्स्ट सिंथेटिक लाइफ बनाई थी, उनका कहना है कि मैं इस ट्री ऑफ लाइफ से एग्री नहीं करता। I'm not so sanguine as some of my colleagues here that there's only one life form on this planet. We have a lot of different types of metabolism, different organisms. I wouldn't call you the same life form as the one we have that lives in pH 12 base that would dissolve your skin if we dropped you in it. Oh, I've got the same genetic code. We'll have a common ancestor. Well, you don't have the same genetic code. In fact, the mycoplasmas use a different genetic code and would not work in your cells. So there are a lot of variations on the theme. अच्छा, ये जो साइंटिस्ट क्रेग वेंटर थे आमिर भाई, इन्होंने जो ये कॉमन एंसेस्टर वाली बात, मतलब कॉमन पॉइंट वाली बात है ना कि हम सब तमाम जितने भी जानदार हैं वो सब एक सिंगल सेल से वजूद में आए हैं। रिचर्ड डॉकिंस, लॉरेंस क्राउस, जो कि इतने बड़े एथियस्ट हैं, इतने बड़े साइंस, सो कॉल्ड साइंस के पॉपुलराइजर्स हैं, उनके सामने कॉमन डिसेंट को, जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन की कहते हैं ना रूट है, वो नहीं तो कुछ नहीं।
उसको डिनाई किया था। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस इनके सामने बोला नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे से भी ज्यादा काबिल साइंटिस्ट हैं। वो तो खुद एक भोंगा कहते हो उसको। और मैं इस पे चला गया तो मैं इंशाल्लाह इस पे कभी अलग स्ट्रीम रखेंगे रिचर्ड डॉकिंस की भोंगियों को, क्योंकि उसकी के ऊपर एक डेडिकेटेड सी हम स्ट्रीम रखेंगे। तो साइंटिस्ट क्रेग वेंटर ने रिचर्ड डॉकिंस के सामने कॉमन डिसेंट को, जो सिंगल एंसेस्टर वाली बात को डिनाई किया था। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी आप लोग लिहाज कर लेते हो कि हम लोग आप किसी चीज व्यू को सपोर्ट करते हो, और आप भी एथियस्ट हो, खुद भी एथियस्ट आप, और सामने वाले का आप वैसे ही लिहाज कर लोगे कि नहीं सामने वाला इस व्यू को सपोर्ट करता है तो मैं इस चीज को ना बोलूं। लेकिन क्रेग वेंटर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे पास सेम जेनेटिक कोड भी नहीं है, हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक कोड है। ऐसा जेनेटिक कोड है जिसको तुम हाथ भी लगाओगे तो तुम जल जाओगे, जो कि हमारी स्किन को डिसॉल्व कर सकता है। तो अब ये गालिब कमाल है, इसने कहा कि एवोल्यूशन का मतलब है कि हर चीज एक कॉमन सेल से आई है, जो कि नहीं, ऐसा एवोल्यूशन का मतलब नहीं है। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है चेंज ओवर टाइम। ये एक बड़ी मिस्टेक थी, उसकी वजह यह है कि मैं इसको एक बड़ी मिस्टेक मानता हूँ। लोग कहते हैं कि यार छोटी छोटी मिस्टेक ना काउंट किया करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग कुरान पे जब आते हैं ना, तो ये ऐसे चश्मे लगाते हैं कि हमें भी माइक्रोस्कोप निकालना पड़ता है फिर। ये मैग्नीफाई करते तो हैं छोटी छोटी चीजों को। हाँ, मैग्नीफाई करते हैं चीज को, जो कि इतनी बड़ी चीज कोई होती नहीं, हालांकि वो भी गलत पकड़ते हैं। अल्लाह का करम यह है कि वो भी चीज गलत पकड़ते हैं। आज तक कोई ऐसा आर्गुमेंट हुआ नहीं जिसने मुझे इम्प्रेस किया हो, जिसका मुसलमान जवाब ना दे सकते हो। तो ये बड़ी मिस्टेक इस वजह से थी कि इसने कहा कि एवोल्यूशन का मतलब है कि तमाम जानदार एक ही सेल से वजूद में आए हैं। वो इस वजह से कि एवोल्यूशन को साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते नहीं। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज ओवर टाइम। भाई हम भी आमिर भाई ये मानते हैं कि पहले यहाँ पे डायनासोर रहते थे, अब नहीं रहते, खत्म हो गए। तो ये क्या हुआ? ये भी एक तरह का एवोल्यूशन हुआ। कैसे हुआ? वी डोंट नो। तो एवोल्यूशन इन इटसेल्फ कोई मैकेनिज्म हमको नहीं बताता कि ये इस तरीके से हुआ। मैकेनिज्म जो हमको बताता है वो है डार्विन्स एवोल्यूशन। डार्विन की जो थ्योरी है वो हमको एक मैकेनिज्म देती है, और वो उसको ये कहना कि एवोल्यूशन हमको एक मैकेनिज्म बता रहा है और तमाम जानदार एक कॉमन एंसेस्टर्स आए हैं, नहीं, ये डार्विन का नजरिया हमको बताता है कि तमाम जानदार एक एंसेस्टर्स आए हैं। डार्विन की थ्योरी को और एवोल्यूशन को एक चीज बना देना, ये एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग सी चीज है, जिसपे कभी भी चुप्पी नहीं साधी जा सकती। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आज जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको एवोल्यूशन के प्रूफ दिखा देंगे। वो क्या करेंगे आमिर भाई कि देखो देखो एवोल्यूशन हो रहा है, मतलब चेंज ओवर टाइम हो रहा है, देयरफॉर डार्विनिज्म इज ट्रू, जो कि इतनी बड़ी मिस्टेक है। भाई एवोल्यूशन को तो कोई डिनाई नहीं करता। भाई डायनासोर पहले रहते थे, अब वो डायनासोर खत्म हो गए, तो किसी ना किसी तरह तो ये खत्म हुए हैं। मैकेनिज्म हम नहीं जानते। अब ये क्या करेंगे, थोड़े बहुत एवोल्यूशन के प्रूफ हमको दिखाएंगे और लगा देंगे कि डार्विनियन एवोल्यूशन इज ट्रू, और उसी के बेस पे ये लोग ह्यूमन को भी चिमका एंसेस्टर बना देते हैं। हालांकि ये भी पूरी स्पेक्युलेटिव सी बातें हैं, और डार्विनियन एवोल्यूशन के सपोर्ट में जितने ये लोग सो कॉल्ड एविडेंसेस देते हैं, उनकी अपोजिट चीजें भी अवेलेबल हैं, उनको ये लोग कभी हाईलाइट नहीं करते। और जो साइंटिस्ट हैं, जो एथियस्ट साइंटिस्ट, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो एथियस्ट साइंटिस्ट हैं वो खुद इस बात से कहते हैं कि जो ये डार्विनिस्ट साइंटिस्ट है ना, ये चीजों को छुपा रहे हैं। साइंटिस्ट थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन पे आप जाएंगे तो आपको थर्ड वे ऑफ एवोल्यूशन आप इंटरनेट पे गूगल पे टाइप कर देना तो आपको एक मूवमेंट मिलेगी। तो वो साइंटिस्ट वहां पे कंप्लेन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो डार्विनिस्ट साइंटिस्ट हैं, ये एक तो रिलीजन बन चुका है। ये तो हम सब जानते हैं कि डार्विनिज्म एक रिलीजन है, आप इसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते कहीं पे। तो उन्होंने तंग आके एक न्यू मूवमेंट ही क्रिएट कर ली। तो वो साइंटिस्ट ये कंप्लेन करते हैं कि हम डार्विनिज्म के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते, हम डार्विनिज्म के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, और इसके अगेंस्ट जो एविडेंस है उनको डिस्कस नहीं कर सकते इसको रद्द करने के उसमें। जैसे एपिजेनेटिक्स हो गया, सिम्बायोजेनेसिस हो गया, और हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर हो गया। इन सब पे मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, इन सब चीजों को मैं। तो ये इतने बड़े बड़े सबूत हैं डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट, जो कि कंप्लीटली जाहिर बात है। अगर इनको साइंटिस्ट क्या करते हैं आमिर भाई, सपोज करें कि आपको कोई सबूत मिला डार्विनियन एवोल्यूशन के अगेंस्ट, तो साइंटिस्ट ये नहीं कहेंगे कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है ना। वो क्या करेंगे, डार्विनियन स्वेटर में, जो डार्विन का स्वेटर है ना, उसमें एक और तागा पिरो देंगे कि ये भी हो सकता है। वो ये नहीं कहते कि डार्विन का स्वेटर ही उतार के फेंक दो, वो कहेंगे इसमें एक और
सुई डाल दो, वो एक और ब्रांच खोल देंगे। हाँ, कि वो ये भी हो सकता है जी। जब भी देखेंगे, सपोज करो कि डार्विनियन एवोल्यूशन कहता है कि सब कुछ बड़ा ग्रेजुअली हुआ है और सारे ट्रांजिशन हमको दिखने चाहिए फॉसिल रिकॉर्ड में, और वो फॉसिल रिकॉर्ड में कहीं मिलते नहीं, और उसी को साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई फॉसिल रिकॉर्ड तो डार्विनियन एवोल्यूशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ग्रेजुअलिज्म ही जो डार्विन का हथियार था, ग्रेजुअलिज्म, कि सब कुछ बड़े धीरे धीरे हुआ है, यही एक ऐसी चीज है जो इस पूरी कायनात को एक इत्तेफाक बना देती है, और उसका सबूत हमको मिलता नहीं। तो ये सबूत जो हमारे पास है वो है सडन चेंज का, डिसकंटिन्यूस चेंज का, एकदम से चेंज हो रहा है, इधर उधर से एकदम से चेंज आ रहा है, और हम वो देख रहे हैं। तो इस चीज को फॉसिल एविडेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता, और जो ये गालिब कमाल कह रहा था कि इसका मतलब एवोल्यूशन का मतलब है तमाम जानदार एक ही चीज साए हैं, तो ये तो कम्प्लीटली एक बोंगी बात थी, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस पर मैंने थोड़ी सी कमेंट्री देनी और जरूरी समझी। अब आ जाते हैं साइंस कहानी पर, फिर से उसकी दूसरी वीडियो पर। मैंने कहा चलो दोनों वीडियो, मैं सोच रहा था, मैंने पहले एक ही वीडियो तैयार की थी, मैंने कहा चलो एक ही को देख लेंगे, और वो इत्तेफाक से मैंने दूसरी पे भी क्लिक कर दिया, मैंने कहा चलो चलती रहने दो। अब वो मैंने इसको भी देखते 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 पूरी आ गया। वो आते आते पहले तो ये नॉर्मल सी बातें कर रहा है जो कि एक बच्चा भी जानता है, कहानी साइंस, वो उसकी बात मुझे बड़ी अफसोस होता है, ये लोग बोलते हैं अपने आप को साइंस का टीचर। उस पे इनने एक बात बोली, जरा उसे सुनिए पहले। लॉजिकल कांस्टेंट को हटाना पड़ा और बिग बैंग थ्योरी सच साबित हो गई। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। आज बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। आज बिग बैंग को कॉस्मोलॉजिकल सर्कल्स में एक प्रूवन फैक्ट माना जाता है। तो आमिर भाई इसने क्या कहा कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। तो अब बड़ी अफसोस की बात है कि इसके चैनल पे सिर्फ 2 वीडियो मौजूद हैं और दोनों में मिस्टेक्स हैं। भाई स्टार्टिंग तुम्हें ऐसी बात नहीं है कि तुम अभी बच्चे हो, सीख रहे हो, जिसको नजरअंदाज कर दें हम। 2 वीडियोस हैं और दोनों ही माशाल्लाह से ब्लंडर्स हैं। साइंटिफिक साइंस के नाम पे कलंक है, कहानियां है, साइंस तो है ही नहीं इनमें। ये पुरानी साइंस की कहानियों को तुम नए करके बच्चों को सिखा रहे हो। बच्चे भी तुम पे हंसेंगे अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लें। बच्चे की रिसर्च है, जाहिर बात है कोई बच्चा भी इस चीज को अब जानता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो यूनिवर्स की बिगिनिंग के बारे में ही कुछ नहीं बोलती। वो बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग के बाद क्या हुआ उस चीज को एक्सप्लेन करती है, ना कि यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। और ये बात मैं नहीं, खुद एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टाइसन आपसे कहेंगे। मेरी बात का यकीन ना करें, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूँ और मुझे ये चीज बड़ी ऑकवर्ड लगती है कि जब मैं कोई चीज बोलता हूँ उसका सबूत नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने ऐड कर लिए थे साइंटिस्ट, तो जरा सुनिए। Okay, so where did it all come from? We're quite happy with our Big Bang description of cosmic origins, but actually, the Big Bang accounts for what happened only after the beginning. The beginning itself, and especially what happened before, remains the biggest mystery of all. तो आवाज आई आपको आमिर भाई बिल्कुल साफ? Exactly, yes, very well said. तो साइंटिस्ट इस चीज को बड़ा आम कर चुके हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी, ये मिसकंसेप्शन में आता है एक्चुअली अब, कि बिग बैंग का ये मिसकंसेप्शन है कि बिग बैंग जो है वो एक एक्सप्लोजन था और बिग बैंग जो है वो अपने बारे में बात करता है ना। बिग बैंग बिगिनिंग को छोड़ के उसके बाद की बात करता है। ना तो बिग बैंग से पहले क्या हुआ हम ये जान सकते हैं, और ना ही हम एग्जैक्ट बिगिनिंग को जानते हैं कि वहां पे क्या हो रहा था। हमारी जो सर्टेनिटी है वो 10 टू द पावर -32 या 33 या 4 सेकंड पे एंड हो जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो में डिस्कशन करा है, बिग बैंग वाली वीडियो पे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें डिस्कशन किया है। हमारी सर्टेनिटी इस पे एंड हो जाती है। इससे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में तो जाहिर बात हम जानते हैं कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो उसके बाद को एक्सप्लेन करती है कि बिगिनिंग के बाद क्या हुआ। अब गालिब बोंगे ने क्या कहा कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो यूनिवर्स की बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। तो ये बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है, डूब मरने वाला मकाम है कि 2 वीडियो, और तुम अब बुढ़े होने वाले हो, आई थिंक बहुत उम्र होगी गालिब की, कोई छोटा बच्चा तो लग नहीं रहा। हैरिस से भी मुझे काफी उम्र लगती है, हैरिस से भी ज्यादा काफी उम्र है गालिब की। तो ऐसी बात भी नहीं कि तुम सीख रहे हो, अपने आप को तुम रैशनलिस्ट कहते हो, साइंस के टीचर लोगों को इतने बड़े बड़े लेक्चर्स इनके हैं, अगर मैं उनपे एरर्स बताने लग जाऊं आमिर भाई वीडियो बना के, तो मैं कई वीडियो बना सकता हूं। इस वजह से मैं इसको कोई हैसियत नहीं देता अपनी नजर में। मेरी नजर में ये
बिल्कुल गया गुजरा है, मैं इस पे ध्यान भी नहीं देता। वो कभी कभार लोग रिक्वेस्ट कर करके नाक में दम करते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं कभी कभार बीच में एक आध वीडियो उन पे एपिसोड आ जाता है, वरना मैं इसको कोई रेफर वो नहीं देता। हैरिस पे जो मैं फोकस करता हूँ, हैरिस पे मेरा फोकस स्पेशल इस वजह से है कि ये पहला इंसान है जिसने इंडिया पाकिस्तान में उन आर्ग्यूमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि कंप्लीटली इंग्लिश फॉर्मेट में हुआ करते थे। इससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया था, तो इसको रिफ्यूट करना इस वजह से ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो ये छिलके आए हैं इसके, उनको तो मैं बिल्कुल हैसियत नहीं देता, मैं उन पर ना ज्यादा फोकस करता। अब तो मैं इंशाल्लाह इस पे से फोकस हटाने वाला हूँ। सोच रहा था कि कुछ वीडियोस और हो जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बड़ी मछलियां फ्राई करेंगे। पोस्टेड प्रॉफिट हो गया, डेविड वुड हो गया, तो यही था मेरे पास आज इंशाल्लाह। और फिर कभी स्ट्रीम करेंगे तो कीड़े मकोड़े आपने मार लिए, अब जरा मगरमच्छ का शिकार करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह देखें, स्टीफन हॉकिंग जो है उन्होंने किताब लिखी है द ग्रैंड डिजाइन, और इसी तरीके से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया। द ग्रैंड डिजाइन में तो उन्होंने काफी डिटेल से बात की है, जिसमें बिग बैंग को उन्होंने डिस्कस किया है। इवन वो कहते हैं कि बिग बैंग से पहले तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कोई चीज एग्जिस्ट करती थी। अब बिग बैंग बिगिनिंग को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि जब खुद उसकी अपनी एग्जिस्टेंस इस वक्त एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब बिग बैंग को ट्रिगर किसने किया है, यही एक मिस्ट्री है। अब उस पर मल्टीवर्स की थ्योरी आती है, मल्टीपल बिग बैंग्स की थ्योरी आती है, ठीक है। मिशिको काकू जो है उसने इस पर बात की। तो स्टीफन हॉकिंग जैसा बंदा जो खुद एथियस्ट आखिरी दम तक वो गया है, तो मुझे नहीं समझ आती कि स्टीफन हॉकिंग हो या डॉकिंस हो, इन लोगों से ये सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट लेते हैं और उन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स को ये डिफर करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और ये नमक हरामी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जिस तरह गब्बर कहता था कि कालिया कहता है सरकार मैंने आपका नमक खाया, वो कहता है अब गोली खा। तो मकसद ये है कि इनको अब गोली पड़नी चाहिए। साइंस की जुबान की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो जिस तरीके के ये बोंगियां मार रहे हैं, एक तो ये चीज। दूसरी, आपने इख्तिताम किया, मैं गालिब कमाल के हवाले से बात कर लूं, फिर आप अपनी फाइनल कंक्लूजन दीजिएगा इस हवाले से, और अपकमिंग प्लान्स अगर इंशाल्लाह हम लोग वो भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं हमारी पब्लिक के लिए, क्योंकि लोग मजीद, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि, और मैं चाहता हूं हमारे व्यूज़ भी और अबू जहर भाई के भी जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और ये भी बताएं कि आने वाले दिनों के अंदर आप किन टॉपिक्स पर हमें सुनना चाहते हैं। हमारी जॉइंट सेशन होंगे, उसमें इसी तरह इंशाल्लाह हम फिर लाइव कॉल्स का भी सेशन शुरू करेंगे और इस तरह के मजीद चीज़ें आएंगी, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। मगर अभी गालिब कमाल की जो बात चल रही है, गालिब कमाल, मेरे भी कुछ दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोक किया हमें कि जनाब गालिब कमाल से डिबेट, और मैंने आवाज़ हक के ऊपर इसको एक ही वीडियो में एक्सपोज किया है अभी तक, और मज़ीद इसके कुछ एतराज़ात हैं उनको लूँगा। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये बोंगियों का एक मंबा है और बोंगियों का एक पहाड़ है जिस पर बात करना भी फजूल है। मगर मसला ये है कि एक बड़ी हमारी पब्लिक जो है उनके लिए खलफशार का ये बायस इसलिए बने हुए हैं कि ये लोगों की जुबान नहीं रोकी जा रही, ये झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास सवाए इसके और कोई चारा नहीं रहता कि हम इनको रिफ्यूट करें, और इसलिए इनको रिफ्यूट करना हमारी मजबूरी है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये इस्लाम को अपना सारा फोकस किए हुए हैं, इनकी सारी तोपों का और इनकी बैरल्स का रुख जो है वो इस्लाम की तालीमात और कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह की ज़ात है। दूसरे मज़ाहिब खुद इनको जो है ना वो बैकअप किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली होना ऐसे नहीं चाहिए था, मगर चूंकि शायद अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह की हिकमत में ये ठीक था कि हुवल्लज़ी बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि दीन इस्लाम वो दीन था जो वाहिद फ़कत दीन के तौर पर सामने आता, और बाकी अदयान बातिला जो हैं वो उसके बरखिलाफ एक ग्रोह बन जाते हिज़्बुश शैतान के तहत। तो गालिबन इसलिए वो इनको सपोर्ट करते हैं। गालिब कमाल को हमने ईमेल की ज़ैतून एफएम लाइव की तरफ से और इसको चैलेंज किया कि आप जो कहते हैं कि जी हमें ईमेल के थ्रू डिबेट का पूरा एक अरेंजमेंट करें, वो इसको फॉलो किया। वो मैंने क्लिप भी बाकायदा बना के रखा है, एक हमारे आवाज़ हक पर क्लिप है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें इस बंदे ने दूसरे एथियस्ट का, यूक्रेन के एक एथियस्ट नुमान आलम साहब हैं, उनके साथ हमारी डिबेट हुई थी करीबन 4 घंटे की एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर। तो वो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त वो डिबेट हुई थी। और
उस डिबेट का बहाना बनाकर गालिब कमाल ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया और वो चाहते हैं कि मैं उनके चैनल पर जाऊं। तो सॉरी, हम आपके चैनल पर नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है और आप अपनी बात करने के लिए अपनी राय रखते हैं, तो फिर आप अपनी जगह पर अपनी बात करें, हम अपनी जगह पर अपनी। अगर डिबेट करनी है और अगर आपने बैठना है हेल्दी डिस्कशन के लिए, तो या वो न्यूट्रल ग्राउंड होगा या फिर हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या करना है। अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है, जिस तरह अबू जर भाई मेहनत कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं आपकी बोंगियों को, इसी तरीके से हम भी करते रहेंगे और इस्लाम का दिफा करते रहेंगे। ये हमारे खून के अंदर है, हम इसी के लिए पैदा हुए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये बात थी। तो इसके अलावा ये है, इन लोगों का बेसिकली ये धंधा है। अब मसला ये है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात करे, इसको कोई भी नहीं सुनेगा। ये साइंस कहानी पर जो ये बातें कर रहा है, इसको आप भी अगर रिफ्यूट कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि इसने इस्लाम की जो है ना वो तौहीन की और इस्लाम के बारे में बात की। अगर सिर्फ यही चैनल साइंस कहानी ये लेकर चले और इस पर, मैं आपको गारंटी कहता हूं, उसको कोई भी नहीं सुनेगा। इसकी व्यूअरशिप आप देख लीजिएगा, कोई भी नहीं सुनेगा। सिर्फ इसको, इन लोगों को, इस जैसे हारिस सुल्तान जैसे या गालिब कमाल जैसे लोगों को सिर्फ लोग इसलिए सुन रहे हैं, और वो भी वो लोग जो दूसरे अदयान से ताल्लुक़ रखते हैं या जो इस्लाम के मुखालिफ हैं या किसी तरह से इस्लाम से वो ख़ार रखते हैं, वो लोग इनको सुनते हैं और वही इनकी व्यूअरशिप है। इनका ओढ़ना बिछोना, इनका लंगर पानी, इनका हुक्का पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ से इनका ब्रेड एंड बटर जुड़ा हुआ है कि ये इस्लाम के खिलाफ ज़ुबान दराज़ करके धड़ाधड़ बोले चले जाते हैं और कितने-कितने घंटों की स्ट्रीम्स करते हैं और वही रेपिटेशन है। मतलब मुझे हैरानगी ये होती है कि आप अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हैं, फ्री थिंकर कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते, व्हाट नॉट, ठीक है? वो आप हर कुछ कह जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी जब हम वीडियोज़ को देखते हैं, गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिसर्च से खाली, और जो बात आप करते हैं वो भी अनसाइंटिफिक होती है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के खिलाफ होती है, और सिर्फ आपकी अपनी ज़ाती बोंगी होती है जो आपने कहीं से पढ़ ली होती है और आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए आप अपने अड्डे के ऊपर बैठे रहते हैं और उस पर बात करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इन चीज़ों पे बात होगी। मैं अबू ज़र भाई से कहूँगा कि वो अपकमिंग प्लान्स के हवाले से भी ज़िक्र करें और जो हमारी जॉइंट स्ट्रीम्स हुआ करेंगी जिस तरह आज हुई है, तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी थी और एक आप ये समझें कि आप लोगों तक रसाई थी, एक इंटरेक्शन था कि आप लोगों से भी हम जानने की कोशिश करें कि आप लोग क्या समझते हैं इस तरह की कोलैब। और हमारे आने वाले दिनों के अंदर अबू ज़र भाई इंशाल्लाह बड़े अच्छे नए-नए साथियों को लेकर आएँगे और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे साथियों को लेकर आएँ जो एथिज़्म के ऊपर बात करेंगे, साइंटिफिक इस्लाम की जो साइंटिफिक एक अप्रोच है उसको लेकर चलेंगे और नित नई एस्पेक्ट्स और डायमेंशन से, एंगलिंग से इस्लाम को समझने की इन अ 360 वे इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल शो यू गाइस इंशाल्लाह दैट इस्लाम इज कंपैटिबल, इंशाल्लाह नॉट आउटडेटेड, कंपैटिबल टू दिस सेंचुरी एंड आफ्टरवर्ड इंशाल्लाह। और यही वो हकीकत है जिसको इंसान के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं फाइनल जो बता दूं उस पे गालिब कमाल पे जरा से फाइनल थॉट्स दे दूं। तो मेरा ये कहना है कि इसको बोंगे को आप इससे कंफ्यूज ना हो करें। आपने देख ही लिया होगा कि इनकी क्या हालत है साइंस में और कुरान में, तो पूछो ही मत। अगर मैं इनकी इस्लाम पर बात खोल के बैठ गया और इनकी वीडियो मैंने खोल दी, तो इन लोगों को शर्म आ जाएगी। इनके जो भक्त है जो आके कमेंट करते हैं, उन लोगों को शर्म आ जाएगी और वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि इस बंदे को हम सपोर्ट करते थे। ये केस तो हैरिस सुल्तान के साथ भी है। अब तो लोगों ने, जो हैरिस सुल्तान के व्यूअर्स थे, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इसकी बुक्स जो हैं, इसकी जो बुक है इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं और बतेरी चीजें। अब इसके व्यूअर्स इस पे डाउट करने लग गए हैं कि क्यों रिस्पांस नहीं दे रहे। जब तुम मेरे से छोटे चैनल्स को रिस्पांस दे सकते हो, तो अब इसके खुद के लोग, मेरे मेरे चैनल पे कई कमेंट आते हैं, उनमें से आज ये कल मुझे एक और कमेंट मिला। वो मैंने बुक के हवाले से बोला था, तो कि हैरिस सुल्तान की एक बोंगी बुक है, तो ये इनके चैनल पे जाता है। ये शख्स मिस्टर अकरम इनका नाम है, इनके चैनल पे जाता है, इनसे बात करता है, मेरे बारे में बात करता है। हालांकि मेरा जिक्र, मेरे आर्गुमेंट्स कभी नहीं रखते, पता नहीं क्यों। भाई मैं जब इन पे वीडियो बनाता हूँ तो तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद मेरे हवाले से सवाल करना है कि जाके मेरे आर्गुमेंट्स इनके सामने रखो ना। मेरे आर्गुमेंट्स नहीं रखने, अपनी बात करनी है कि भाई फलां इंसान तुम्हारे पे वीडियो बना रहा है, उनका क्यों नहीं जवाब, वो उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि फिर वो अपनी बोंगे स्टार्ट कर देता है कि उसका तो करियर ही मेरे ऊपर बना हुआ। ये कोई आर्गुमेंट है? आप बताएं कि कोई मेरे से सवाल करने आए कि भाई फलां इंसान ने आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, आमिर भाई,
तो आप कहोगे कि उसे तो छोड़ो, उसने तो, उसका तो करियर ही मेरे ऊपर बना हुआ है। तो ये कोई जवाब है? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये तो एक आपने बात टालने वाली बात करी। तो अभी इसने क्या कहा, इनके ही व्यूअर्स ने, जो कि इनसे दिन रात जाके बात करता है, काफी सारा कंटेंट इसका पढ़ा है, कि मैंने इसकी बुक को कहा था कि ये बड़ी बोंगी बुक है, इसमें इतनी गलतियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो इसने कहा कि आई अग्री विद यू, इस बुक में जाहिर बात है, इसने कहा कुरान से ज्यादा मिस्टेक्स हैं। तो मैंने कहा इस बुक में मिस्टेक्स हैं। तो इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स मेरे पास आते हैं। जाहिर बात है हर किसी को तो ऐड कर नहीं सकता मैं, ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं हर कमेंट को दोबारा से स्टार्ट करूं पढ़ना। जब आते थे वो, मैं ना उनका कोई, उनसे ज्यादा मुझे कोई लेना देना होता, आते रहते हैं जाते रहते हैं इस तरह के लोग। तो यही मेरा फाइनल थॉट्स थे इन लोगों को बिल्कुल भी सुनने की। अब जाहिर बात है इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। 70 से 80 वीडियो मैं इस शख्स पे बना चुका हूँ, कई सारी वीडियोस में गालिब पे बना चुका हूँ। लोग कहते थे कि मुझे कहते थे कि बड़े चैनल को टारगेट करता है, तो मैंने कहा चलो छोटे चैनल को भी कर लेते हैं। जो नए चैनल बने थे मैंने उनको भी टारगेट किया, जो नए चैनल बने थे मैंने उनको भी टारगेट किया। उन्होंने भी कह दिया कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देना, हमने रिस्पॉन्स नहीं देना तुम्हें। तो शायद ये मेरी बदकिस्मती है कि कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता और इनके व्यूअर्स सोचते हैं बदकिस्मती नहीं है अबू जर भाई, आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, उसमें ये रिस्पांस कर ही नहीं सकते। वो इतना पैक, एक फुल ऑफ एविडेंस एक चीज होती है जिसको ये रिफ्यूट नहीं कर सकते, और इनका मकसद रिफ्यूट करना है ही नहीं है। ये सिर्फ अपने फकी बेचने, अपना चूरन बेचने, अपनी दुकानदारी करने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये रिफ्यूट नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर नॉट सिंसियर। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये लोग बिल्कुल सिंसियर नहीं है। अच्छा, मैं इससे आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करते हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह 2 घंटे की स्ट्रीम होने वाली है। तो ऐसा हुआ कि हारिस सुल्तान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, वो हदीस दिखाई थी इसने सही बुखारी की एक। तो वो वीडियो दिखाई इसने और मैंने उस पे वीडियो बनाई। ये 1.5 साल पहली पुरानी बात है, शायद 1.5 साल नहीं हुआ अभी। तो मैंने उस पे वीडियो बनाई, तो अब इसने आके उस पे कमेंट किया, और ऐसा कमेंट किया कि जैसे ये मुझे रिफ्यूट कर रहा है, यानी मुझे रिफ्यूट करने के सोच रख के इसने कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे। और फिर 2 मिनट 20-30 सेकंड 40 सेकंड बाद इसने वो कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि जो इसने कमेंट किया था उसका जवाब 5-4 कुछ सेकंड बाद था। तो इसने वो कमेंट डिलीट कर दिया क्योंकि मेरी वीडियो में उसका रेफ्यूटेशन था इसके कमेंट का। तो वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई, क्योंकि जब एक बड़ा चैनल आपके पास ऊपर कमेंट करता है तो आपको एक अलग से नोटिफिकेशन मिलती है वाईटी स्टूडियो में कि इस फलां बंदे ने आपके चैनल पे कमेंट किया, चाहे वो डिलीट भी कर दे उस चीज को, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास रहती है कि इसने क्या कमेंट किया था। अब वो इसने डिलीट कर दिया, तो इसकी वीडियो की पूरी धज्जियां उड़ गई थी मेरी वीडियो में पूरी तरह से। अब इसने क्या किया, अच्छा इंसान होता, आप और मैं होते, तो हम क्या करते, हम लोग करते कि अपनी वीडियो प्राइवेट कर ली, क्योंकि हमारी वीडियो का जवाब हमें मिल गया। एक ट्रुथ सीकर क्या करेगा, जब वो कोई आर्ग्यूमेंट बनाता है, कोई सवाल रखता है सामने और उसका जवाब उसको मिल जाए, तो अपनी पुरानी वीडियो प्राइवेट कर ले। सही बात है। इसने क्या किया, सेकंड वीडियो बना दी और अपनी उस पुरानी वीडियो की तारीफ करी जिसको मैं रिफ्यूट कर चुका, जिसपे तुमने कमेंट करके खुद जिल्लत हासिल भी करी, जिसको मैंने कई वीडियो में पॉइंट आउट किया है। तो उसने, उसकी ये वीडियो जिसको रिफ्यूट भी किया जा चुका है मेरे द्वारा, वो आज तक इसके चैनल पे पड़ी है। और इतनी वीडियो इसमें क्लियर बोंगियां हैं, वो आज तक इसके चैनल पे पड़ी हैं। हालांकि ये उनको प्राइवेट कर सकता था। एक अच्छा इंसान क्या करता कि प्राइवेट कर ले, नहीं, लेकिन फंडिंग जो रुक जाएगी। जाहिर बात है अगर ये अपनी वीडियोस प्राइवेट करना शुरू कर दे तो फंडिंग खत्म, कि भाई ये तो खुद ही अपना आपको बोंगियां मानता है। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर तुम एक सिंसियर इंसान हो कि भाई उस दिन मैंने गलती से ये बोला और आज मैं इसकी माफी मांगता हूँ, मुझे इसका जवाब मिल गया और आगे से मैं ये सवाल ना करने की कोशिश करूंगा, इतना आपको बोल दो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। ब्रदर सबूर से एक गलती हुई थी, उन्होंने लूसी को कह दिया था कि एक आर्टिकल में डिस्कस है, लूसी जो इनका इंटरमीडिएट, सो कॉल्ड इंटरमीडिएट फॉसिल है एवोल्यूशन के सपोर्ट में, तो उन्होंने कह दिया था कि बाइपीडियल नहीं है, कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो उन्होंने बाकायदा वीडियो बना करके कहा था कि आई वाज रॉन्ग, और उस वीडियो को उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पूरी एक बाकायदा डिबेट थी तो उसको प्राइवेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मैं उस जगह पे रॉन्ग था, तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने उसको दोबारा चेक किया तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। ये होता है एक अच्छे इंसान की, वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो चाहता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इन लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को बिल्कुल ना सुना करें, और अगर सुनते हैं तो इनको बस ऐसे ही सुना करें जैसे कोई भौंभौ कर रहा है, कोई कारवां चला जा रहा है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, तो इनको भौंकने दें। हमने अपना जो काम करना था कर दिया। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो इनको साइंस की नॉलेज है, ना ही हर चीज की अधूरी नॉलेज वो और ज्यादा डेंजरस होती है जो इन लोगों के पास है। तो बस यही मेरे फाइनल थॉट्स थे। आप इंशाल्लाह अमित भाई अगर कुछ कहना बहुत चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर इसको एंड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। काफ़ी बात माशाल्लाह आज हो चुकी है और उम्मीद है आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी बात। मैं आखिर में ये कहता हूँ कि गालिब कमाल से भी 2-3 बार किसी ने ये कहा कि आप फिंगरप्रिंट्स के बारे में जो कहते हैं कि ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, ये सिमिलर होते हैं या एक जैसे हो सकते हैं। तो वो बोंगी मारने के बाद भी उन्होंने उसकी इस्लाह नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर अपने आप को रैशनलिस्ट कहते हो, ठीक है? तो और रवैया आपका भी वही हो कि जो किसी मजहबी कटर से कम ना हो, यानी कटर मजहबी से कम ना हो, ठीक है ना? मैं मजहब की बात, दीन की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम को दीन समझता हूँ। उसके अलावा जो कुछ है वो मजहब है, दीन सिर्फ इस्लाम है। तो आप लोगों का भी वही रवैया है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ, और फिर मैंने एक जगह इनको देखा, मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में जब ये बात कर रहे हैं, तो वो भी मैंने थोड़ी-सी देखी वीडियो, तो उसमें वो टॉन्ट मार रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद को, जो पाकिस्तान के एक बड़े स्कॉलर हैं। उनको टॉन्ट मारा है। मेरा उनसे कोई किसी फ़िरके से लेना-देना नहीं है। मैं जस्ट इनकी बात कर रहा हूँ कि ये लोग कैसे मज़ाक उड़ाते हैं किसी दूसरे शख्स का। तो ये मैंने ये नोट किया कि ये जो 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की जो लेंथी स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, उनमें उ उ उस उन स्ट्रीम्स के अंदर इनका फ़ोकस होता है सुपर चैट्स के ऊपर, ठीक है? और पैट्रियन के अपने मेंबर्स बनाने के ऊपर। इससे ये पता चलता है कि ये इन लोगों का धंधा है, ये सुबह-शाम बैठकर यही 5-5, 6-6 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हैं। ये 5-6 घंटे बैठकर नंगे नाचते, मुझे कोई मसला नहीं था। मगर जब आप इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और आप साइंस का नाम ले रहे हैं और तब भी आप झूठ बोल रहे हैं, और आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से और चीज़ों को सामने रखते हैं, और वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप तबाह कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, और ये जहालत से भी बदतर है। अगर इंसान जाहिल हो वो खामोश हो जाए, मगर ये जहालत से भी बदतर है कि इंसान अधूरे इल्म के ऊपर भड़क मारे कि वो बहुत बड़ा कोई स्कॉलर है और मैं जनाब बहुत बड़ा कोई आलिम हूँ, इस तरह की चीज़। बस इसी चीज़ के साथ अबाउट दीन एंड इस्लाम भाई, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और मज़ीद आप लोग प्रोग्राम चाहते हैं तो और इस हवाले से भी बताइएगा। जी, अबू ज़र भाई, ओवर टू यू। और फाइनल बात ये कहना चाहेंगे कि अगली स्ट्रीम में इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो यस। इन लोगों की बोंगियाँ पकड़ते हैं, लेकिन हम तक वो नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मैं तो इनको बहुत ब्रीफली सुनता हूँ। कभी-कभार कोई वीडियो खोल ली, अब उसकी स्टार्टिंग में इतनी बोंगियाँ मिल जाती हैं कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर पाता। क्योंकि मेरा मकसद इनका रिफ्यूट करना होता है। मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करनी होती है। मेरा मकसद इनको सुनना नहीं होता कि मैं इनको सुनूँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूँ। वो मैंने कर लिया। तो अब मेरा मकसद इनको रिफ्यूट करना है। तो आप लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन लोगों को इनके पास जाते हैं, इनकी बोंगियों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन वो हम तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वो 5-5 घंटे की स्ट्रीम्स कौन सुने? तो अगर आप लोग कभी इनके चैनल पे गए हों और आप इनकी बोंगियों को पॉइंट आउट किया, तो आप अपना मटेरियल तैयार रख सकते हैं। अगली बार आप चैनल पे आ सकते हैं, अपने चैनल पे उनको अपलोड कर सकते हैं, अनलिस्टेड अपलोड करके। उनको चला करके आप हमको बता सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने बोंगियाँ मारी हैं, या इंशाल्लाह वो अपनी बात रखेंगे। अगली बार हम लाइव कॉल्स भी लेंगे जब भी, और ज़रूर। टॉपिक हमको सजेस्ट करेंगे किस टॉपिक पे आना है। बाकी हमारे भी कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर बात है वो प्लान्स कभी ना कभी एंड होंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा, तो आप लोग सजेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ईज़ी होगा। तो इसी के साथ-साथ आज हम एंड करते हैं। ठीक है आमिर भाई, तो एंड कर दें इंशाल्लाह? ठीक हो गया जी, ठीक है जी, एंड कर देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ तमाम दोस्तों को। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। अस्सलाम।